सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। इस वीडियो में मैंने और ज्योति भैया ने हम दोनों ने मिलकर क्लास 10 हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को पढ़ाया है, वो भी वन शॉट में। अगर तुम ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना तो तुम्हारा हिस्ट्री का पूरा सिलेबस एक बार में कवर हो जाएगा और एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। बिलीव मी, अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लो और अगर अच्छे से नोट्स बना लो तो तुम्हें 95% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो के ऊपर मैंने और ज्योति भैया ने बहुत मेहनत किया है। हमने एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को कवर किया। हम लोगों ने एक भी चीज को मिस नहीं किया। इस वीडियो में तुम्हें हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा एजुकेशनल भैया ऐप का। वहां से तुम एसएसटी और इंग्लिश दोनों के नोट्स परचेस कर सकते हो 149 रुपीज ईच में। इसमें तुम्हें सारे चैप्टर्स के डिटेल नोट्स मिल जाएंगे और ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना मत भूलना, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ना शुरू करते। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारी हिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर को, और इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाओ और वीडियो को पूरे एंड तक अच्छे से देखना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करके कमेंट करना मत भूलना। और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन। चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। 1848 में एक इंसान था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। वो अपनी इमेजिनेशन से 4 पिक्चर्स बनाता है, जिसमें से एक पिक्चर जो है ना तुम्हारे हिस्ट्री बुक के सबसे पहले पेज में गिवन है, और इस पिक्चर का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। अब ये पिक्चर क्या दिखा रही है उसके बारे में बात करते हैं। ये पिक्चर एक ऐसी सोसाइटी को दिखा रही है जिस सोसाइटी में राजा महाराजाओं का रूल खत्म हो चुका है और वहाँ के लोग फ्री होते जा रहे हैं और उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागते जा रही है। मतलब धीरे धीरे वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर तुम इस पिक्चर को ध्यान से देखते हो तुम्हें सबसे आगे में यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई देगा, जिसके एक हाथ में बुक ऑफ ह्यूमन राइट्स और दूसरे हाथ में एक टॉर्च है। और ये जो स्टैचू है ना, ये डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी को दिखाता है। स्टैचू के बगल में राजा महाराजाओं के टूटे हुए मुकुट और बहुत सारे मोनार्की के कचड़े फैले हुए। ये दर्शा रहा है कि लोग कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार करके एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कदम रख रहे हैं और मोनार्की को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और सभी लोग अपने अपने देश के झंडा लेकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार कर रहे हैं और इनके जो गॉड्स हैं वो ऊपर से इनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। और तुम आसमान में बीचों बीच जीसस क्राइस्ट को भी देख सकते हो। ये जो पेंटिंग है ना, ये यूटोपियन सोसाइटी को दिखा रहा है। मतलब कि ऐसी सोसाइटी जिसकी उस वक्त पे सिर्फ कल्पना की जा सकती है। मतलब उस वक्त सचमुच ऐसा नहीं हो गया था। आई होप सो तुम्हें ये पेंटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अगले पेज को देखते हैं। अब देखो, हमारा अगला टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। तो देखो, 1789 से पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, इसलिए उस टाइम पे मोनार्की का राज था। मतलब कि कॉमन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था, उन्हें राजा महाराजाओं के सामने झुक कर रहना पड़ता था। और ऑब्वियसली वो अपने राजा महाराजाओं को चुन तो नहीं पाएंगे, डेमोक्रेसी तो नहीं चल रहा है। जो राजा का बेटा होता था वही राजा बनता था। लेकिन 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फ्रांस के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आते हैं। चलो कुछ चेंजेस को देख लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जाते हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें 6 चेंजेस बताऊंगा, किन्हीं 5 को अच्छे से याद कर लेना। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आ सकता है। पहला चेंज ये था कि पहले जो पावर मोनार्की के पास थी अब वो कॉमन लोगों के पास आ चुकी थी। दूसरा चेंज ये था कि लोगों ने पुराने फ्लैग को हटाकर एक नया ट्राई कलर फ्लैग को ऑप्ट कर लिया, मतलब उसे देश का फ्लैग बना लिया। तीसरा चेंज ये था कि फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। चौथा चेंज ये था कि फ्रेंच के लोगों ने नया नेशनल एंथम बनाया और उस पे ओथ भी लिया। पांचवा चेंज ये था कि अब फ्रेंच लोगों को वोटिंग राइट्स मिल गई थी, इसलिए उन्होंने वोटिंग के थ्रू एक स्टेट जनरल को चूज किया। हालांकि बाद में चल के स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। और छठा और आखिरी चेंज ये था कि इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया। मतलब देश में सामान लाने और ले जाने का जो हाई टैक्स था उसे हटा दिया गया। अब देखो, 1789 में जैसे ही फ्रेंच के लोग आजाद होते हैं उनको चुल मच जाती है। वो सोचते हैं हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना है हम उन्हें बस अपने तक क्यों सीमित रखें, हम उसे पूरे यूरोप में फैलाएंगे। इसलिए वो पूरे यूरोप में ढिंडोरा पीटने लगते हैं कि जैसे हमने मोनार्की को खत्म किया है तुम लोग भी कर सकते हो। फ्रेंच के जो सोल्जर्स थे वो ये ढिंडोरा पीटते रहते थे कि अगर फ्रेंच एक डेमोक्रेटिक नेशन बन सकता है तो दूसरे यूरोपियन कंट्री क्यों नहीं बन सकते। इसके कारण यूरोप में काफी कुछ होने लगता है। लेकिन फिर 1799 में एक मेजर इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और फिर वो एकदम से आके डेमोक्रेसी को उखाड़ करके फेंक देता है और फिर वो फ्रांस का एक बहुत ही पावरफुल लीडर बन जाता है। और फिर वो एक कोड भी लेकर आया था जिसे वो पूरे फ्रांस में इम्प्लीमेंट करता है।
अब ये जो कोड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से लर्न कर लो, तुम्हारे एग्जाम्स में यहाँ से भी आते हैं। बेसिकली इन कोड्स के अंदर कुछ रूल्स है, उन सब चीजों को याद करना है। पहला, ही एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब पहले के टाइम में क्या था ना, लोग अलग अलग स्तर में डिवाइडेड थे। चर्च और नोबल्स थे जिन्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता था, जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, और वहीं दूसरे साइड में कुछ गरीब लोग थे जिन्हें कोई वैल्यू नहीं मिलता था। लेकिन नेपोलियन के आते ही सबको इक्वल करार दे दिया गया। दूसरा कोड था सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब अगर किसी के पास पैसे है तो वो जमीन खरीद सकता है, बहुत ही सिंपल बात है। तीसरा था अबॉलिश फेडरल सिस्टम, मतलब पहले के टाइम में क्या होता था ना, जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे वो किसानों से फ्री में काम करवाते थे और बाद में उन्हें पैसा भी नहीं देते थे, उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं होने देते थे। वो उनका जो सारा उगाया हुआ क्रॉप होता था ना, वो उसे खुद रख लेते थे और खुद प्रॉफिट कमाते थे। तो नेपोलियन के आते ही इस रूल को खत्म कर दिया गया, फेडरल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। चौथा कोड था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। पांचवा कोड था जो वेट और मेजरमेंट था ना, उसे स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस पे बहुत सारी अलग अलग चीजें यूज किए जाते थे वेट मेजर करने के लिए। लेकिन जैसे ही नेपोलियन आता है ना, वो उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है। जैसे अगर सेंटीमीटर में नापना है तो सेंटीमीटर में ही नपेगा। और इस कोड में जो छठा पॉइंट है वो ये है कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, मतलब कि अब जो ट्रेडर्स है ना, वो फ्रीली एक दूसरे से ट्रेड कर पाएंगे। पहले फ्रेंच में क्या था, जो ट्रेडर्स थे ना, वो एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड नहीं कर पाते थे। कुछ ट्रेडर्स थे जो आपस में बना लिए थे कि हम ही बस तुमसे ट्रेड करेंगे, तुम हमसे ट्रेड करोगे। लेकिन जैसे ही गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया, अब कोई भी ट्रेडर किसी भी ट्रेडर के साथ ट्रेड कर सकता था। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक थॉट आया होगा कि जो नेपोलियन है वो अच्छा आदमी है या फिर बुरा आदमी है, क्योंकि वो आते ही फ्रांस से डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंकता है। लेकिन फिर वो सिविल कोड ऑफ 1804 को लाता है, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लॉज होते हैं, जो कि अभी मैंने तुम्हें जस्ट बताया, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ वगैरह वगैरह। तो हाँ, जैसे तुम्हारे मन में डाउट्स आ रहे हैं ना, यूरोप के दूसरे एरियाज में भी लोगों के मन में सेम डाउट था। वो तो नेपोलियन और उसके आर्मी का स्वागत तक करने लगे थे। वो तो ये सोचने लगे थे कि नेपोलियन आएगा, हमारे राजा महाराजाओं को मारेगा और अपना कोड यहाँ पर भी लगा देगा, और फिर हम लोग चैन से शांति से रहेंगे। बेसिकली यूरोप के दूसरे पार्ट्स में भी लोग नेपोलियन का अच्छा इमेज बनाकर बैठे थे। लेकिन ये जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो अच्छा वाला चेहरा था, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। और ऐसा क्यों, चलो पॉइंट्स में जानते हैं। तो पहला, जो कि ऑब्वियस है, नेपोलियन ने किसी को भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया था। अब ऑब्वियसली नेपोलियन वोटिंग राइट थोड़ी दे देगा कि तुम बाद में चल के मुझे ही चेंज कर दो। दूसरा, जो नेपोलियन था ना, उसने टैक्सेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, मतलब देश के अंदर टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। हालांकि आई डोंट थिंक इंडियन गवर्नमेंट जितना टैक्स लेती है उससे ज्यादा बढ़ाया होगा। तीसरी गलती जो उसने की थी, उसने पूरे कंट्री में सेंसरशिप लगा दिया था, मतलब बिना नेपोलियन के जाने तुम कोई भी चीज छाप नहीं सकते हो और ना ही टीवी में कुछ भी दिखा सकते हो। इवन कि तुम कोई मूवी वगैरह भी रिलीज नहीं कर सकते हो बिना नेपोलियन से पूछे। और चौथा कारण था कि नेपोलियन जबरदस्ती लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती कर रहा था, और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पूरे यूरोप में कब्जा करना था। और यही कारण है जिसकी वजह से नेपोलियन का बुरा चेहरा भी लोगों के सामने आ गया, और धीरे धीरे लोग नेपोलियन को भी हेट करने लगे। हमारा अगला टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में 18th सेंचुरी में जो ऑटोक्रेसी और मोनार्की थी वो कैसे खत्म हुआ, यूरोप के सारे रीजन्स एक नेशन स्टेट बन गए। तो एक नेशन स्टेट क्या होता है, तो कोई भी एक ऐसा रीजन या कंट्री जहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना हो और वो कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हो, यानी कि उनका कल्चर और लैंग्वेज सेम हो। एग्जाम्पल, जैसे आज के टाइम पे इंडिया है, तो हम एक नेशन स्टेट, हम एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं और हमारा कल्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अभी तुम अपने स्क्रीन पे यूरोप का 18th सेंचुरी का मैप देख सकते हो। जैसा कि तुम इसमें देख सकते हो, ये मैप आज के जैसा नहीं दिखता है, मतलब इसमें वो सारी कंट्रीज नहीं है जो आज यूरोप में एग्जिस्ट करती है। इसमें तुम रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर को देख सकते हो। आज के टाइम पे ये सारी एम्पायर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उस समय पे सोसाइटी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, एक होते थे एरिस्टोक्रेट्स और एक होते थे पीजेंट। तो एरिस्टोक्रेट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिच लोग हुआ करते थे, वो लोग पॉलिटिकली पावरफुल हुआ करते थे, वो लोग बड़े बड़े रियल स्टेट्स ओन किया करते थे सिटी एरियाज में, और ये सारे लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और ये लोग रिलेशनशिप्स भी और मैरिजेस भी आपस में ही किया करते थे अपने सेम क्लास के लोगों के साथ। वहीं दूसरी ओर पीजेंट्स मेजॉरिटी में थे, पर वो लोग बहुत ही पुअर थे और उनके पास पावर भी नहीं था, और ना ही वो लैंड ओन करते थे। सोसाइटी जब इन दो कैटेगरीज में बटी हुई थी, तभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इसी बीच राइज हुआ मिडिल क्लास लोगों का। तो मिडिल क्लास लोग ऐसे लोग थे जो ना तो ज्यादा अमीर थे ना ज्यादा गरीब। ये लोग प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। ये लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में आते थे। क्योंकि मिडिल क्लास लोग बहुत ही पढ़े लिखे और होशियार हुआ करते थे, वो लोग ऑटोक्रेसी और मोनार्की से बहुत ही परेशान थे, और वो लोग भी अपना एक नेशन स्टेट बनाना चाहते। और उनकी कुछ डिमांड्स थी, जैसे नेशन यूनिटी और लिबरल नेशनलिज्म। सारे देशवासियों के बीच में जो आपस में एकता होती है उसे हम नेशन यूनिटी कहते हैं। और ये नेशन यूनिटी कहाँ से आती है, जब हम कॉमन कल्चर, रिलीजन ये सब आपस में शेयर करते हैं। और लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, ये हम जानेंगे आगे के टॉपिक। तो लिबरल नेशनलिज्म को हम तीन बेसिस पे समझेंगे। पहला पॉलिटिकल,
पॉलिटिकल, दूसरा सोशल और तीसरा इकोनॉमिकल। पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिटिकली लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है। तो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो तुम्हें तीनों फैक्टर्स को एक एक करके पूरा लिखना होगा, और वहीं अगर सिंगल मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है तो तीनों फैक्टर में से किसी भी एक फैक्टर को तुमसे पूछा जा सकता है। पहले हम शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो पॉलिटिकली लिबरल नेशनलिज्म का ये मतलब था कि ऑटोक्रेसी का एंड हो, यानी कि राजा महाराजाओं के रूल का एंड हो। दूसरा मतलब यह था गवर्नमेंट विद पीपल्स एग्रीमेंट, यानी कि लोग अपने गवर्नमेंट को खुद चूज करें, यानी कि डेमोक्रेसी हो और लोग अपने लीडर को खुद इलेक्ट कर पाए। तीसरा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि देश के हर व्यक्ति के पास फ्रीडम हो अपने लाइफ को जीने, मतलब उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना कर सके, हर व्यक्ति फ्री हो। चौथा पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने, यानी कि कानून की नजरों में हर एक व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी के स्टेटस के बेसिस पे उसे प्रिविलेजेस ना मिले लॉ के सामने। पांचवा पॉइंट है एंड ऑफ क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, और सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि मिडिल क्लास लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहते हैं ताकि कंट्री के सारे रूल्स और रेगुलेशन एक बुक में लिखे हों और उसे प्रॉपरली फॉलो किया जाए। अब हम जानेंगे कि सोशली लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटोक्रेटिक रूल था, लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी नहीं कर सकते थे। तो सोशली लोग राइट टू वोट और इक्वल पॉलिटिकल राइट डिमांड कर रहे थे। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि ट्रेडर्स को बहुत ही हाई टैक्स देना पड़ता, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिकली लिबरल नेशनलिज्म का मतलब ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, यानी कि कोई भी किसी के साथ भी ट्रेड कर सके, और टैक्स कम हो, यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा हाई टैक्स ना पे करना पड़े ताकि मर्चेंट्स को कुछ प्रॉफिट भी हो। उस टाइम फ्रांस में मल्टीपल करेंसीज और मल्टीपल वेट एंड मेजर्स थे, यानी कि तुम फ्रांस के एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करोगे तो तुम्हारे मेजर करने का तरीका भी बदल जाएगा और यूनिट्स भी बदल जाएंगे, और साथ ही साथ करेंसी भी बदल जाता था, जिसके कारण ट्रेड करने में बहुत ही दिक्कत आता था। और वहीं दूसरी ओर फ्रांस में मल्टीपल कस्टम बैरियर्स भी थे। कस्टम बैरियर्स यानी कि किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पे 5% टैक्स देना पड़ता है, यानी कि अगर तुम फ्रांस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हो तो तुम्हें मल्टीपल कस्टम बैरियर्स मिलेंगे और तुम्हें हर जगह 5-5% टैक्स देना पड़ेगा, जिसके कारण टैक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता और मर्चेंट्स ट्रेड नहीं कर पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए 1834 में कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया, जिसका नाम ज़ोल्वरिन रखा गया। इस कस्टम यूनियन को पहले प्रूसिया के द्वारा बनाया गया था और आगे चल के बहुत से जर्मन स्टेट्स भी इसे ज्वाइन करते गए। तो ये जो यूनियन था, ये कस्टम यूनियन को एबॉलिश कर दिया, यानी कि जो मल्टीपल जगह पे टैक्स देना पड़ता था अब लोगों को नहीं देना पड़ता। पहले जर्मनी में 30 करेंसीज थी, उसे घटा करके सिर्फ 2 करेंसी पे ला दिया गया ताकि ट्रेडिंग आसान हो जाए। और रेलवे नेटवर्क्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया ताकि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में इजी हो और ट्रेडिंग आसान हो। अभी तक तो यूरोप में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तुम्हें याद होगा हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा। नेपोलियन का रूल भी सही चल रहा था, लेकिन तभी नेपोलियन और कुछ यूरोपियन एम्पायर्स के बीच में लड़ाई हो जाता है, और इस लड़ाई का नाम था द बैटल ऑफ वाटरलू, और इस बैटल को नेपोलियन हार जाता है। तो बैटल ऑफ वाटरलू में पार्टिसिपेट करने वाली जो कंट्रीज थी, ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया और ऑस्ट्रिया, ये चारों कंजर्वेटिव कंट्रीज थी, यानी कि ये लोग नहीं चाहते थे कि यूरोप में कभी भी डेमोक्रेसी आए। और नेपोलियन के हारते ही ये लोग नेपोलियन के बनाए हुए सारे कोड्स और कानून जो भी थे, इन सबको ये लोग हटा दिए, यानी कि मोनार्की को रिस्टोर कर दिए। चर्च का जो पावर था वो वापस आ गया, जो सोशल हायरार्की था, यानी कि सोसाइटीज के बीच में जो डिवीजन था और जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे सोसाइटी के कुछ लोगों को, उसे भी वापस ले आया गया, और सेंसरशिप को भी वापस ले आया गया। ये सब होने के बाद फ्रांस में जो बर्बन डायनेस्टी थी वो भी वापस से रिस्टोर हो गई, और 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया इन चारों कंट्रीज के बीच, जो कि थी ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, रशिया और ब्रिटेन। जिसके बाद फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हो गया। फ्रांस की बाउंड्रीज पे कुछ स्टेट सेटअप किए गए ताकि फ्रांस का और एक्सपेंशन ना हो पाए, और फ्रांस के जो कुछ इंपॉर्टेंट वेस्टर्न रीजन्स थे उसे प्रूसिया को दे दिए गए। ऑस्ट्रिया ने नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल ले लिया और रशिया ने पोलैंड को कॉन्कर कर लिया। पर ट्रीटी ऑफ वियना में जो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स थे, मतलब 39 स्टेट्स का जो ग्रुप था जो नेपोलियन ने बनाया था, उसे हाथ नहीं लगाया गया और उसे वैसे ही रहने दिया गया। चूंकि अब ऑटोक्रेसी और मोनार्की वापस आ चुका था, तो जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, यानी कि जो मिडिल क्लास लोग थे, वो अब खुश नहीं थे। और मोनार्की के वापस आने के बाद ये सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए, यानी कि छुप गए। मोनार्की के वापस आने के बाद ये लोग ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि मोनार्की का रूल था। इन लोगों ने चोरी छुपे ही कुछ सीक्रेट ग्रुप्स फॉर्म किए ताकि ये प्रोटेस्ट कर पाए और आजादी की लड़ाई लड़ पाए। इन्हीं लिबरल नेशनलिस्ट और रिवॉल्यूशनरीज में से एक आदमी था जिसका नाम था गुसिपी मजीनी। इनका जन्म 1807 में जियोना में हुआ था और एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे और एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का हिस्सा भी थे। और इन्होंने खुद भी 2 सीक्रेट सोसाइटीज को बनाया जिनका नाम था यंग इटली
और एक था यंग यूरोप, और ये इटली का यूनिफिकेशन करवाना चाहते थे। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और तुम सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझे होगे और इसे एग्जाम में लिख पाओगे। अब हमारा अगला टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखो 1830 से 1848 के बीच में यूरोप के बहुत सारे पार्ट में बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते हैं, जिनमें दो बहुत ही फेमस रिवॉल्यूशन है। पहला है जुलाई रिवॉल्यूशन, दूसरा है ग्रीक रिवॉल्यूशन। हमें इन दोनों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जुलाई रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। जो जुलाई रिवॉल्यूशन था वो दो जगहों पे होता है। पहला होता है फ्रांस, दूसरा होता है बेल्जियम। तो देखो क्या होता है, 1815 में लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा बर्बन किंग को हटा दिया जाता है। तुम्हें याद ही होगा कंजर्वेटिव लोगों ने इस चीज को सेटअप करा था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेट किया जाता है। मतलब देश में तो मोनार्की ही रहेगा, राजा ही राज करेगा, लेकिन जो नियम कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगे। अब तुम सबके मन में सवाल होगा कि मोनार्की अगर तब भी था तो उस टाइम पे राजा किसे बनाया जाता है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है लुइस फिलिप्स को। जैसे ही बोर्बन किंग को हटाया जाता है, लुइस फिलिप को वहां का राजा बना दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेल्जियम में रिवॉल्यूशन क्यों होता है। तो देखो बात यह है कि बेल्जियम पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का एक पार्ट था। मतलब बेल्जियम कोई सेपरेट कंट्री नहीं था, लेकिन बेल्जियम के जो लोग थे ना वो बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी के थे। उनका मानना था कि वो अलग है, इसलिए उन्हें अलग नेशन चाहिए। इसलिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस होते हैं, जिसके बाद बेल्जियम को सेपरेट कर दिया जाता है। तो आई होप सो तुम्हें जुलाई रिवॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ग्रीक रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो देखो जो पहले ग्रीस था ना वो ऑटोमन एम्पायर का एक छोटा सा पार्ट था। लेकिन फिर क्या होता है, ग्रीस के जो लोग होते हैं ना वो फाइट करने लगते हैं, रिवॉल्यूशन लड़ने लगते हैं, कहते हैं कि हम तुम लोग से अलग है, हमें सेपरेट नेशन चाहिए। बिल्कुल बेल्जियम के जैसा, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। 1821 से ही ग्रीस के जो लोग थे वो एफर्ट डालने लगते हैं अपने आप को सेपरेट कंट्री बनाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो अपने रूलर से लड़ पाए। लेकिन तभी जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी ना वो ग्रीस की मदद करते हैं, और साथ ही में जो पोएट और राइटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो भी ग्रीस की मदद करते हैं। वो लोग अपने राइटिंग्स के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू नेशनलिज्म के जो फीलिंग होती है उसे लोगों के अंदर जगाते हैं। इसलिए पूरे 11 साल लड़ने के बाद एक ट्रीटी साइन होता है, जिस ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का करार दिया जाता है। मतलब कि फाइनली 11 साल लड़ने के बाद ग्रीस को सेपरेट कर दिया जाता है, बिल्कुल बेल्जियम की तरह। आई होप सो तुम्हें ग्रीक रिवॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नहीं, यहाँ पे उस वाले रोमांस की बात नहीं की जाएगी जिस बारे में तुम सोच रहे हो। यहाँ पे लड़के लड़कियों वाली रोमांस नहीं होने वाली, यहाँ पे नेशन को लेके रोमांस होने वाला है। जो नेशन को लेके फीलिंग होती है ना उसके बारे में तुम जानोगे। खैर चलो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब देखो लोगों के अंदर ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी ये सिर्फ वॉर की वजह से नहीं आई थी। इसका मेजर रीजन है उनका कल्चर। तो बहुत सारे राइटर्स, ऑथर्स और जो आर्टिस्ट थे ना उन्होंने इस कल्चर का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए। तो इसी चीज को हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। कोई भी कल्चरल मूवमेंट जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाए उसे हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। तो इसी तरह से एक बहुत ही ज्यादा इनफेमस फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड। हाँ, इनका टाइटल ऐसे याद कर लेना, मैंने भी ऐसे ही याद किया था, गॉटफ्राइड। इनका ये मानना था कि अगर तुम्हें किसी भी देश के कल्चर के बारे में जानना है ना तो उनके लोगों के साथ रह लो, उस देश के लोगों के साथ रह लो, तुम उनके कल्चर के बारे में जान जाओगे। तुम्हें बड़े बड़े महलों में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो कल्चर होती है ना वही नेशन की आत्मा भी होती है, मतलब ट्रू स्पिरिट होती है। मतलब कल्चर से ही एक नेशन जो होता है ना वो जिंदा रहता है। जैसे हमारे अंदर जो आत्मा है उसी की वजह से तो हम जिंदा है। ये वाला पार्ट कट कर देना, फालतू था। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो लैंग्वेज होती है ना वो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा सकती है। इसके लिए हमें एक कहानी को जानना पड़ेगा और ये कहानी है पोलैंड की। तो देखो 1830 से 1848 के बीच में पोलैंड में रशिया का राज था। मतलब पोलैंड का जो ज्यादातर हिस्सा था ना वो रशिया के कब्जे में था। और तुम सबको तो पता ही होगा कि पोलैंड के अंदर लोग पोलिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे रशियन लोग कब्जा करते हैं वो वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज को हटा देते हैं और लोगों को फोर्स करने लगते हैं कि तुम लोग रशियन लैंग्वेज ही बोलोगे। मतलब कि पोलैंड में रशियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसके कारण लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जाग जाती है और वो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इसलिए 1831 में पोलैंड के काफी सारे लोग रशिया के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तुम सबको तो पता ही है कि जो रशियन लोग होते हैं वो वार और बेट दोनों में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आज भी वैसा ही है और तब भी वैसा ही था। तो इसलिए जो रशियंस होते हैं वो रिवॉल्यूशनरीज को चुप करवा देते हैं, डरा धमका के, मार पीट के, तुम्हें पता ही है। और साथ ही साथ कुछ जो प्रीस्ट थे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और कुछ को तो साइबेरिया तक भेज दिया गया ताकि वो ठंड में जाकर मर जाए। ये सारी पनिशमेंट्स उन्होंने इसलिए दी ताकि आगे से पोलैंड में कोई भी उनके अगेंस्ट आवाज ना उठा सके। तो इस इवेंट से हमें ये पता चलता है कि जो लैंग्वेज होती है ना वो भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा सकती है। हमारा अगला टॉपिक है हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो 1830 में क्या हुआ ना,
पूरे यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप चल रहा था, जिसका कारण ये था कि यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके कारण बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड थे और अनएम्प्लॉयड होने के कारण लोग अपने अपने गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे थे। इसके कारण सिटीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और शहर के आसपास बहुत सारे स्लम्स बने और यूरोप में जो भी प्रोडक्ट्स या गुड्स आ रहे थे वो सारे इंग्लैंड से आ रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड में वो सारे गुड्स बहुत ही कम दाम में बन जाते थे, क्योंकि तब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, जिसके कारण मशीन से प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते में बन जाते थे। इससे क्या होता था कि यूरोप के जो लोकल प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा था, जिसके कारण वो लोग इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा रहे थे। और यूरोप में बैड हार्वेस्ट के कारण, यानी कि अच्छी खेती नहीं होने के कारण, लोगों के पास खाने का भी कमी था। इतने सारे प्रॉब्लम झेलने के कारण लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और फ्रांस की सिटी पेरिस में लोग सड़कों पे उतर आए और बहुत ही ज्यादा रिवोल्ट करने लगे। इसके कारण फ्रांस का जो राजा था लुइस फिलिप, वो भी डर के मारे भाग गया। राजा भाग जा रहा है। हम इमेजिन करने लगे कि राजा कैसे भागता होगा। इतना सब कुछ महंगा महंगा कपड़ा वपड़ा पहन के इसे धोती उठा के भागा, घाघरा चोली जैसा कपड़ा पहनता था। अरे जो लिखा हुआ है रैन अवे लिखा है तो वही ना बोलेंगे। तो लुइस फिलिप के जाने के बाद फ्रांस के लोगों के पास उनका लीडर नहीं रहा था, क्योंकि लुइस फिलिप एक डिक्टेटर था और वो एक एम्परर था। तो उसके जाने के बाद फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर कर दिया गया और फ्रांस के लोगों ने नेशनल असेंबली सेटअप किया। नेशनल असेंबली सेटअप होने के बाद जो 21 ईयर्स और अबव एज के थे उन्हें वोटिंग राइट्स मिल गए। यहाँ पे वुमेन्स को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिला था और साथ ही साथ लोगों को राइट टू वर्क भी मिला, यानी कि सारे एडल्ट सिटीजन्स को वर्क प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे। हमारा अगला टॉपिक है सिलीसिया रिवोल्ट, जो कि 1845 में सिलीसिया में हुआ था। इस रिवोल्ट का शुरुआत एक इंसिडेंट से हुआ था, जो कि ये था कि सिलीसिया में कुछ वीवर्स ने एक कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने उन वीवर्स को पेमेंट नहीं किया था। इन वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के घर के ऊपर हमला कर दिया और काफी तोड़फोड़ किया। ये सब होता हुआ देख वो कॉन्ट्रैक्टर भागा और एक गांव में चला गया। जब गांव वालों ने उसकी हेल्प नहीं की तो वो आर्मी के लोगों के पास चला गया और आर्मी वालों ने उसकी हेल्प। तो वीवर्स और आर्मी के लोगों का जब आमना सामना हुआ तो 11 वीवर्स मारे गए और ये रिवोल्ट अनसक्सेसफुल हुआ। पर बात यहाँ पे रिवोल्ट के अनसक्सेसफुल होने की नहीं थी, बात ये थी कि एटलीस्ट कोई प्रयास कर रहा था डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का। द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल, तो इस रिवॉल्यूशन को एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के द्वारा लीड किया जा रहा था और इन लोगों की बेसिकली दो डिमांड्स थी, पहला नेशन स्टेट और दूसरा पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। नेशन स्टेट का मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। अब जानते हैं पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बारे में। तो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के अंदर बेसिकली 3 कैटेगरीज थी, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस और तीसरा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लोग अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चाहते थे। दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस के पास इतना फ्रीडम हो कि वो रूलर अगर कुछ भी लोगों के अगेंस्ट करता है तो उसे छाप सके, कंट्री के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का सही रिपोर्ट लोगों के पास पहुंचा सके। तीसरा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी लोगों के पास इतना फ्रीडम हो कि लोग आपस में ग्रुप्स फॉर्म कर सके, एसोसिएशन फॉर्म कर सके, ताकि उन्हें बिजनेस और ट्रेड करने में आसानी हो। तो बात है 18 मई 1848 की, जब जर्मन रीजन में मिडिल क्लास लिबरल्स लोगों ने एक नेशनल असेंबली फॉर्म किया और उसका नाम रखा ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इसमें टोटल 831 मेंबर्स थे और ये सारे लोग इकट्ठे हुए सेंट पॉल नाम के एक चर्च में, जो कि था फ्रैंकफर्ट में, जो कि जर्मनी में स्थित है। और ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे जर्मनी का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। उस समय के एम्परर फ्रेडरिक विलियम 4 के पास जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को लेके, पर ऑब्वियसली वो तो एक मोनार्की का राजा है, वो तो चाहेगा नहीं कि उसके रीजन में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए और लोग रियली अपना लाइफ जी सके। तो ऑब्वियसली फ्रेडरिक विलियम 4 उन लोगों को इग्नोर कर देता है और उन्हें वहां से मार के भगा देता है और लिबरल्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्लान था वो बुरी तरह फेल हो जाता है। इनका फेल होने का जो मेन रीजन था वो ये था कि इनके पास पीजेंट्स और गरीब लोगों का सपोर्ट नहीं था। लोगों ने आपस में मिलकर ही कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और पीजेंट्स और गरीब लोगों की मांगों को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड ही नहीं किया। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने लिबरल्स को सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण ये लोग कमजोर पड़ गए और एम्परर ने इनकी बातों को नहीं सुना। भले ही ये लोग अपने प्रयास में फेल हो गए हों, पर इनके इस एफर्ट से एम्परर लोगों को ये तो समझ में आ जाता है कि लोग अब धीरे धीरे एजुकेट होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं और ज्यादा दिन तक उनका ये राज नहीं चलने वाला है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए धीरे धीरे एम्परर्स और किंग्स थोड़ा थोड़ा कंसेशन देना चालू करते हैं। पहले तो ये सेवडम और बॉन्डेड लेबर को हैसबर्ग डोमिनियन और रशिया से हटा देते हैं और दूसरा हंगरी को ये लोग ऑटोनॉमी ग्रांट कर देते हैं 1867 में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली।
इसमें हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी और इटली के बारे में, कि कैसे इन दोनों कंट्रीज के लोगों ने रिवोल्ट किया और इन दोनों कंट्रीज का कैसे यूनिफिकेशन हुआ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जर्मनी का। तो इससे पहले वाले टॉपिक में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मन रीजन के लोगों ने एक नेशनल असेंबली बनाया था और वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेके वहाँ के एम्परर के पास गए थे, पर वो लोग फेल हो गए थे। पर इस फेलियर के बाद भी वो लोग हार नहीं मानते हैं और वो लोग अपना रिवॉल्यूशन कंटिन्यू रखते हैं। और इस बार वो लोग हेल्प मांगते हैं प्रूसिया के लैंडलॉर्ड से, जिन्हें जंकर्स भी बोला जाता था। और इन लैंडलॉर्ड्स ने उस समय के प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर, जिसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क, उसे भी अपने साथ मिला लिया क्योंकि उसके पास अपनी खुद की एक बड़ी आर्मी थी। और ये सारे लोग मिल करके फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन को लेकर के। ये लड़ाई पूरे 7 साल चलती है और इसका रिजल्ट ये आता है कि प्रूसिया रीजन के लोग यानी कि जंकर्स और लिबरल्स का जो ग्रुप था वो लोग जीत जाते हैं और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। और फाइनली 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का एक नया राजा बनता है जिसका नाम था केजर विलियम वन। और ये जो राजा था ये काफी प्रोग्रेसिव था और काफी अच्छा था क्योंकि इसका मेन फोकस था करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग सिस्टम और लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और जुडिशियरी को भी एक अच्छा स्ट्रेंथ देना। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। अब हम पढ़ते हैं इटली के बारे में कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो 19th सेंचुरी में ना इटली 7 छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था और इन सातों रीजन को अलग अलग एम्परर्स के द्वारा रूल किया जाता था। और इन्हीं स्टेट्स में से एक स्टेट था सार्डिनिया पिडमॉन्ट, जिसे विक्टर इमैनुअल II नाम के एम्परर के द्वारा रूल किया जाता था। और ये एम्परर एक्चुअल में इटालियन था और ये इटालियन भाषा भी बोलता था। तो इटली का जो नॉर्दर्न रीजन था उसे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के द्वारा गवर्न किया जाता था और जो इटली का जो सेंट्रल रीजन था वो पोप के कंट्रोल में था। और इटली का सदर्न रीजन बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। तुम्हें याद होगा इस चैप्टर के पहले पार्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने गुसिपी मजीनी के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज को फाउंड किया था। उन्हीं में से एक सीक्रेट सोसाइटी था जिसका नाम था यंग इटली और इनका भी यही मोटिव था कि ये इटली को यूनिफाई कर सके। कोशिश किया था इटली को यूनिफाई करने का, पर वो फेल हो गए थे। पर सार्डिनिया रीजन का जो किंग था विक्टर इमैनुअल II, उसने फाइनली मैटर को अपने कंट्रोल में लिया और उसने बिल्कुल ठान लिया कि वो अब इटली को यूनिफाई करके ही रहेगा और हार नहीं मानेगा। और ये किंग अपने मिनिस्टर काउंट कैवोर को जिम्मेदारी देता है इटली को यूनिफाई करवाने का। तो काउंट कैवोर और फ्रेंच आर्मी मिल करके नॉर्दर्न रीजन में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के अगेंस्ट फाइट करती है और ये लोग जीत भी जाते हैं और इस एरिया को इटली का पार्ट बना दिया जाता है। और वहीं साउथ रीजन में इटली को आजाद करवाने के लिए एक इंसान का मदद लिया जाता है जिसका नाम था गसिपी गरिबाल्डी, जिसके पास खुद की अपनी एक आर्मी थी और उसकी आर्मी में हजारों वॉलंटियर्स थे और ये लोग मिल करके फाइट करते हैं सदर्न रीजन को आजाद करवाने के लिए। फाइनली 1860 में सदर्न रीजन भी फ्री हो जाता है। और फाइनली अगर बात करें सेंट्रल रीजन की, जिसे पोप के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, तो इसे आजाद करवाना बहुत ही मुश्किल नहीं था और नॉर्दर्न रीजन को आजाद होते देख पोप डर जाता है और वो खुद ब खुद ही सेंट्रल रीजन को इंडिपेंडेंस दे देता है और इस तरह से इटली का फाइनली यूनिफिकेशन हो जाता है। और फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल II को पूरे इटली का राजा बना दिया जाता है। देखो हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी तो देख लिया, लेकिन अब हम लोग देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। वैसे अब तक तो तुम्हें यूनिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। यूनिफिकेशन का मतलब होता है जब छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर एक कंट्री बन जाते हैं। देखो तुमने जर्मनी और इटली के केसेस में देखा था कि उनमें रिवॉल्यूशन हुए, उसके बाद उनका यूनिफिकेशन हुआ, लेकिन ब्रिटेन के केस में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था, मतलब काफी लंबी चौड़ी प्रोसेस होने के बाद इसका यूनिफिकेशन होता है। अब तुम लोग इस मैप पे नजर डालो, यहाँ पे तुम्हें 4 रीजन देखने को मिलेंगे। एक है स्कॉटलैंड, दूसरा वेल्स, तीसरा इंग्लैंड और चौथा आयरलैंड। इन चारों रीजन्स में अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। जैसे स्कॉटलैंड में स्कॉटिश बोलने वाले लोग रहते थे, वेल्स में वेल्स बोलने वाले लोग रहते थे, इंग्लैंड में इंग्लिश बोलने वाले लोग रहते थे और आयरलैंड में आयरिश बोलने वाले लोग रहते थे। देखो सबसे पहले क्या होता है, इंग्लैंड 1535 में वेल्स को अपने अंदर शामिल कर लेता है। अब कैसे करता है और क्यों करता है ये पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर इंग्लैंड आगे चल के आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अपने अंदर शामिल कैसे करता है उस बारे में तुम्हें जरूर पढ़ना है। तो देखो 1688 से पहले इंग्लैंड के अंदर मोनार्की थी, लेकिन 1688 के बाद इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट का राज होता है, मतलब बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट आ जाता है। और उस टाइम की जो पार्लियामेंट थी ना, वो चाहती थी कि इंग्लैंड के टेरिटरी को थोड़ा एक्सपैंड किया जाए, मतलब और बढ़ाया जाए। और फिर आगे चल के 1707 में बिल्कुल ऐसा ही होता है। इंग्लैंड जो होता है वो स्कॉटलैंड के लोगों को मैनिपुलेट करता है और एक यूनियन साइन करवा देता है, जिसे बोला जाता है द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड।
और जैसे ये एक्ट साइन होता है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों एक बन जाते हैं और उसका नाम दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। धीरे धीरे क्या होता है, जो इंग्लिश पार्लियामेंट होती है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगती है और वो स्कॉटिश पीपल को सप्रेस करने लगते हैं। बेसिकली उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उनका पहनावा चेंज करने के लिए बोलते हैं, उनका जो लैंग्वेज है वो भी चेंज करने के लिए बोलते हैं। मतलब अब स्कॉटिश पीपल से बोला जा रहा था कि वो स्कॉटिश लैंग्वेज नहीं बोले और इंग्लिश बोले। और इस तरह से जो इंग्लैंड होता है वो स्कॉटलैंड पे अपना कब्जा भी जमा लेता है और वहाँ के लोगों को फोर्स भी करने लगता है वो अपने लैंग्वेज और कल्चर को छोड़ दे। और क्योंकि इंग्लिश पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग थी तो स्कॉटिश पीपल कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो इंग्लैंड जब स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लेते हैं तब उनका दिमाग जाता है आयरलैंड पे। अब आयरलैंड के साथ क्या होता है, चलो वो देखते हैं। तो आयरलैंड के अंदर दो तरह के लोग रहते थे, एक होते थे कैथोलिक्स और दूसरा होते थे प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक मेजोरिटी में थे और प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे। अब देखो, जब देश के अंदर ही दो तरह के लोग लड़ते रहेंगे तो उस देश के अंदर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है। तो इंग्लैंड क्या करता है, प्रोटेस्टेंट को हेल्प करने लगता है। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स को बोलता है कि हम तुम्हारा साथ देंगे कैथोलिक से लड़ने के लिए। ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, कैथोलिक सब ये सब देख के चुप तो नहीं रहेंगे। तो इसलिए वुल्फ टोन नाम का एक आदमी होता है जो कि 1978 प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट भी करता है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है क्योंकि एट लास्ट 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली कैप्चर कर लिया जाता है। और ऐसे तुम देख सकते हो कि इंग्लैंड ने आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स सब पे कब्जा कर लिया। इसके बाद इस पूरे टेरिटरी का एक कॉमन ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया और पूरे कंट्री का एक ही इंग्लिश नेशनल एंथम था। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। अब देखो 18th 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो नेशन को फीमेल फिगर्स के जैसा विजुअलाइज करने लगते हैं। मतलब तुम लोग गलत मत समझो, जैसे हम इंडियंस इंडिया को भारत माता की तरह विजुअलाइज करते हैं ना, वैसे ही यूरोप में लोग अपने नेशन को फीमेल फिगर्स की तरह विजुअलाइज करने लगते हैं। जैसे फ्रेंच में मरीनी, जर्मनी में जर्मानिया वगैरह वगैरह। लेकिन अब देखो 19th सेंचुरी आते आते जो कंट्री के हेड होते थे या कंट्री की जो पार्लियामेंट होती थी, उनके अंदर लालच आने लगता है। उनके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो इंपेरियलिज्म में कन्वर्ट होने लगती है। अब इंपेरियलिज्म का क्या मतलब होता है, जब बड़ा मछली छोटी छोटी मछली को खाने लगता है। मतलब कि जो बड़ा नेशन होता है वो आसपास के टेरिटरी को, छोटे छोटे कंट्रीज को अपने अंदर शामिल करने लगता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रीजन था जिसका नाम है बल्कान रीजन, और उस पूरे रीजन को ऑटोमन एम्पायर के द्वारा चलाया जाता था, मतलब कंट्रोल किया जाता था। वैसे इस बल्कान रीजन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते थे जिन्हें आज के टाइम में बोला जाता है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस एक्सेट्रा। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर जो होता है वो कमजोर पड़ने लगता है, मतलब कमजोर राजा आने लगते हैं। जिस कारण से क्या होता है, ये जो अलग अलग जगह थे ना, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करार देने लगते हैं, मतलब अलग होने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे सब अलग हो जाते हैं तो सबके अंदर लालच आ जाता है अपने टेरिटरी को सबसे बड़ा करने का। मतलब बुल्गारिया रीजन चाहता था कि उसका सबसे बड़ा एम्पायर हो, अल्बानिया रीजन चाहता था कि उसका सबसे बड़ा एम्पायर हो, वैसे ही ग्रीस चाहता था कि उसका सबसे बड़ा एम्पायर हो। बेसिकली वो लोग टेरिटरी हड़पना चाहते थे, जिसके कारण क्या होता है, ये जितनी भी कंट्रीज थी सब आपस में ही लड़ भिड़ के मरने लगती है। अब देखो इनको लड़ता देख जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी ना, उनको भी लालच आ जाता है और वो बड़ी बड़ी कंट्रीज भी इस वार में हिस्सा लेने लगते हैं, जैसे कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह वगैरह। और सभी बल्कान रीजन्स को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। एंड गेस व्हाट, यही कारण था तुम्हारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। इसके बाद आगे चल के लोग इंपेरियलिज्म के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, जो कंट्रीज है उन्हें समझ में भी आता है और धीरे धीरे करके लोगों को इंपेरियलिज्म और नेशनलिज्म में डिफरेंस पता चलने लगता है। तो यही था हमारा चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब अगले चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी इंडिया को आजादी कैसे मिली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक सब कुछ जानेंगे। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये टाइम था 1913 से लेके 1921 के बीच का। इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर का ऑकेजन चल रहा था और जितने भी कंट्रीज थे सभी वर्ल्ड वॉर जीतने में लगे हुए थे। सभी अपने स्ट्रेटेजीज को प्लान कर रहे थे, सभी अपने देश को बचाना चाहते थे। कहीं पे मोनार्की चल रहा था, कहीं पे डिक्टेटरशिप चल रहा था, कहीं पे डेमोक्रेसी चल रहा था। लेकिन उसी बीच जो हमारा इंडिया था वो था ब्रिटिश का गुलाम, और ब्रिटेन भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेने वाला था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्रिटेन हिस्सा लेगा तो इंडियंस भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि इंडियंस थे तो तब ब्रिटेन के ही गुलाम। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया को क्या क्या झेलना पड़ता है, बेसिकली इंडिया में क्या इम्पैक्ट आता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब देखो, तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो एक चीज क्लियर रखो, तुम कोई भी टॉपिक पढ़ो ना तो उसके बारे में 5 पॉइंट हमेशा याद रखना। और एग्जाम्स में हमेशा हिस्ट्री को पॉइंट में आंसर किया करो। पैराग्राफ में आंसर करोगे तो तुम्हें प्रॉपर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट में आंसर करो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट में आंसर करो। खैर, हम टॉपिक पर आते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। हेलो,
मैं हूँ तुम्हारा ब्रिटिश चच्चा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वर्ल्ड वार का इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट नंबर 1, अब क्योंकि वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा है तो डिफेंस में पैसा तो लगेगा, और वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? इंडिया में लगान लगाकर, मतलब कि टैक्स लगाकर। तो इसलिए वर्ल्ड वार के टाइम में हमने इंडिया में टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे लैंड टैक्स हो, चाहे किसी भी तरह का टैक्स हो। इम्पैक्ट नंबर 2, वर्ल्ड वार के कारण इंडिया में 1913 से लेकर 1918 के बीच में जितनी भी चीजें थी ना, उनकी प्राइसेस 2 गुना बढ़ गई। मतलब पहले बल्ब अगर 10 रुपए का मिलता होगा तो वो बाद में चल के 20 रुपए हो गया। इम्पैक्ट नंबर 3, देखो ब्रिटेन ने वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया था, तो वर्ल्ड वार लड़ने के लिए आदमी भी तो चाहिए, सोल्जर तो चाहिए। तो वो सोल्जर हम कहाँ से लाएंगे? अब देखो, क्योंकि इंडियन तो हमारे गुलाम है, तो इसलिए हम फोर्स रिक्रूटमेंट करते थे, मतलब लोगों को जबरदस्ती अपने फौज में भर्ती करते थे। चौथा इम्पैक्ट, 1918 से लेकर 1921 में इंडिया के बहुत सारे एरियाज में क्रॉप फेलियर हो गया। अब क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया तो इसी कारण से पूरे इंडिया में फूड शॉर्टेज भी हो गया। पांचवा इम्पैक्ट, 2021 में करीब 12 से 13 मिलियन लोग मारे जाते हैं, वो भी सिर्फ भूखमरी के कारण। अब देखो, ये देखकर बहुत सारे लोगों को ये समझ में आने लगता है कि जो ब्रिटिशर्स है ना, वो उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंडियंस के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती इंडियंस को फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा दिलवाया, जिसके कारण इंडिया में बहुत सारी बुरी इम्पैक्ट पड़ी। टैक्सेस बढ़ा दिया गया, जो सामान की दाम थी वो डबल हो गई। इंडिया के कई सारे रीजन्स में क्रॉप फेलियर हुआ, जिसके कारण कई सारे लोग मारे गए। लोगों को जबरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया गया। तो ये सब देखकर कुछ इंडियंस एज अ लीडर आ गया है, एंड उन्हीं में से थे एक गांधी जी। अब देखो, 1915 में गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आते हैं। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो वो अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फॉट करके इंडिया आ रहे थे। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूं, गांधी जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अफ्रीका को आजाद करवाने में। और वो उन्होंने कैसे किया था? सत्याग्रह के माध्यम से। गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह एक वे है जिससे लोग ट्रुथ के लिए फाइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रूल लगता है, वो है नॉन वायलेंस के जरिए, मतलब वायलेंस नहीं करना है। बेसिकली अगर सामने वाले ने तुम्हें 2 चमाचा खींच के मारा तो तुम्हें रिस्पॉन्स में उससे भी 2 चमाचा नहीं मारना है, तुम्हें दूसरा गाल आगे कर लेना है ताकि सामने वाला को बुरा लगे और तुम जंग जीत जाओ। हाँ, यही एक भूतिया टेक्निक था गांधी जी का, जिसे उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया है। खैर, आगे गांधी जी तुम्हें खुद समझाएंगे। देखो बच्चों, मेरा ये जो फाइटिंग स्टाइल है, मतलब सत्याग्रह मूवमेंट है, इसके कारण मैंने अफ्रीका में बहुत सारी जंगें जीती है, वो भी बिना लड़े। तो सबसे पहले मैं सत्याग्रह करता हूँ 10 अप्रैल 1917 में, वो भी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो रिच ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो पीजेंट्स को इंडिगो उगाने बोलते थे और बदले में उन्हें कुछ पैसा दे दिया करते थे। देखो, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आ जाता है, जिस कारण से इंडिगो का वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाता है। और ये बात जैसे ही ये रिच लैंडलॉर्ड्स को पता चलता है, वो लोग पीजेंट्स को उल्लू बना देते हैं। वो लोग फार्मर्स से पैसे भी ले लेते हैं और उन्हें इंडिगो उगाने से भी मना कर देते हैं। इसी को हम प्लांटेशन सिस्टम बोलते हैं। इसी के अगेंस्ट में लड़ने आया था 10 अगस्त 1917 में चंपारण बिहार में। इसके बाद मैं सेम ईयर 1917 में खेदा डिस्ट्रिक्ट में भी सत्याग्रह करता हूँ और यहाँ पे मैं लड़ता हूँ रिवेन्यू कलेक्शन के खिलाफ। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जितने भी किसान थे उनके जितने भी फसल थे ना, वो सारे के सारे बर्बाद हो चुके थे। क्योंकि उस टाइम पे खेदा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही रेयर डिजीज फैला था जो सारे प्लांट्स को हो जा रहा था। तो इसलिए किसान ज्यादा कमा नहीं पाते हैं और ज्यादा टैक्स पे नहीं कर पाते हैं। लेकिन तुम्हें तो पता ही है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसानों को फोर्स कर रही थी पैसा देने के लिए। तो इसलिए मुझे खेदा डिस्ट्रिक्ट में भी सत्याग्रह लड़ना पड़ता है। इसके बाद 1918 में मैं अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जाके सत्याग्रह लड़ता हूँ और यहाँ मैं सत्याग्रह लड़ता हूँ कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इन कॉटन मिल वर्कर्स को ज्यादा वेजेस नहीं दिए जा रहे थे, मतलब ज्यादा दिहाड़ी नहीं दिया जा रहा था, इन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जा रहे थे और इतने पैसों में इनका गुजारा नहीं चल रहा था। चीजों की जो दाम थी ना वो बढ़ते जा रही थी, लेकिन इनके जो वेजेस थे, इनकी जो दिहाड़ी थी ना वो नहीं बढ़ रही थी। तो इसलिए मैं 1918 में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी सत्याग्रह लड़ता हूँ। अब देखो, ये जो मेरे तीनों सत्याग्रह थे ना, ये तीनों की तीनों सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वाह, मैं तो बहुत ग्रेट आदमी हूँ। इसलिए मैं रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी सत्याग्रह लॉन्च कर देता हूँ, वो भी 1919 के टाइम में।
वैसे रॉलेट एक्ट को पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। ये उस टाइम पे ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी। अब देखो इस एक्ट को बहुत ही जल्दी में पास किया गया था क्योंकि इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशन होने लग रहे थे। इंडियंस जो थे ना वो जागरूक हो रहे थे और ब्रिटिशर्स के गलत लॉ के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और ये जो रॉलेट एक्ट था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे देता था। इस एक्ट में ये बताया गया था कि अगर कोई भी इंसान रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि तुम सरकार के अगेंस्ट अगर आवाज उठा रहे हो तो तुम्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। वैसे अभी भी तो वही हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। वैसे इंडियंस ने इसी लॉ का नाम ब्लैक लॉ भी रख दिया था। अब देखो मैं जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च करता हूँ ना, ये नेशन लेवल का सत्याग्रह हो जाता है। मतलब कि ये फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह था। मतलब अभी तक जो मैंने 3 सत्याग्रह किए थे ना वो तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किए थे, लेकिन ये जो मैंने सत्याग्रह किया था ये डायरेक्ट मैंने नेशन लेवल पर कर दिया था। अब देखो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा हड़ताल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इस हड़ताल में 3 मेजर चीजें होती है। सबसे पहले तो रिलीज ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। दूसरा जो रेलवे वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तीसरा पूरे इंडिया में जो शॉप्स थी ना, मतलब जो दुकानें थी छोटी मोटी, उन्हें बंद करवा दिया जाता है। अब देखो ये सब देखकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चुप तो रहने वाली थी नहीं, इसलिए 10 अप्रैल को जो अमृतसर की पुलिस थी वो एक रिलीजियस जुलूस पर गोली चला देते हैं। इसलिए जो अमृतसर के लोग होते हैं वो भड़क जाते हैं, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवेज पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मार्शल लॉ लगा देती है और जितनी भी मिलिट्री की पावर होती है वो जनरल डायर के हाथ में आ जाती है। मार्शल लॉ लगाने का मतलब था कि अब जितनी भी पावर थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक जनरल के ऊपर आ जाती है। और ये जो जनरल था, जनरल डायर, ये कोई भी एक्शन ले सकता था, मतलब आम जनता पर गोली भी चला सकता था। इसके बाद क्या होना था, 13 अप्रैल को बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जिसे हम जालियांवाला बाग इंसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। इस इंसिडेंट में बहुत बड़ी क्राउड इकट्ठा हुई थी और इस क्राउड में कुछ लोग आए थे जो गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें ये नहीं पता था कि देश में मार्शल लॉ लगा हुआ है और वो तो बस बैसाखी फेयर में आए थे। लेकिन जैसे ही जनरल डायर को पता चलता है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, वो तुरंत अपने फौज के साथ वहाँ पर आ जाता है और जहाँ पर क्राउड इकट्ठा हुआ था वहाँ पे जितना भी एग्जिट्स था सबको बंद कर देता है और लोगों के ऊपर ओपन फायर कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बोला तो ये जाता है कि हंड्रेड्स लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। जो जनरल डायर था वो सत्याग्रही के ऊपर अपना डर बैठाना चाहता था। जैसे ही नॉर्थ इंडिया में जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में न्यूज फैलता है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं वो रोड पे आ जाते हैं, पुलिस से लड़ने लगते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने लगते हैं। अब ये देखकर जो गवर्नमेंट होगी वो चुप तो बैठेगी नहीं, इसलिए वो जबरदस्ती लोगों को पकड़ के नाक रगड़वाते हैं, उन्हें क्राउल करवाते हैं, उन्हें सैल्यूट मारने बोलते हैं। कई लोगों को तो कोड़े भी मारे जाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, तो होता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो गांव के ऊपर बॉम्ब तक गिरा देती है, जिससे और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अब देखो तुम्हें ये तो पता है कि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो। उनके अकॉर्डिंग हर चीज दिमाग से लड़ी जा सकती है। उन्हें बुरा लग जाता है कि लोग कैसे मारे जा रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कितना ज्यादा वायलेंस हो रहा है, इसलिए वो इस सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं और वो रॉलेट सत्याग्रह को बंद करवा देते हैं। अब यहाँ पे गांधी जी को समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें गवर्नमेंट से जीतना है तो उन्हें इससे भी बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली इस सत्याग्रह से भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जिसके लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ आना पड़ेगा। अब देखो जो हिंदूज थे वो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे क्योंकि उन्हें स्वराज चाहिए था, मतलब कि इंडिपेंडेंस चाहिए था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि मुस्लिम हिंदूज के साथ मिलकर कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज करते हैं। इसके लिए हमें खलीफत इशू के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, वर्ल्ड वार 1 में जो ऑटोमैन टर्की था वो ब्रिटिशर्स से हार जाता है, जिसके कारण ऑटोमैन एम्पायर का जो किंग था, जिसे द खलीफा भी बोला जाता है, उसके ऊपर कुछ हार्श ट्रीटी लगने वाला था और मुस्लिम्स के लिए जो खलीफा थे वो गॉड लाइक फिगर थे। तो इसलिए इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स होते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से गुस्सा हो जाते हैं और खलीफा को डिफेंड करने के लिए एक खलीफत कम्युनिटी बनाते हैं और ये कम्युनिटी मार्च 1919 में बॉम्बे में बनता है। और इसी कम्युनिटी में कुछ मेजर मुस्लिम लीडर्स थे जैसे कि मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये दोनों ही गांधी जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। गांधी जी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं हिंदू और मुस्लिम्स को एक करने के लिए और फिर सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक कांग्रेस सेशन अनाउंस किया जाता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर्स आते हैं और सभी मिलकर एक दूसरे को कन्विंस करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, ताकि हिंदूज को उनका स्वराज मिल पाए, मतलब आजादी मिल पाए, एंड मुस्लिम्स का ये जो खलीफत इशू है इसे भी सॉल्व किया जा सके। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम गांधी जी के स्वराज बुक के बारे में जान लेते हैं जो उन्होंने 1909 में लिखा था।
उस बुक में उन्होंने लिखा था कि ये जो ब्रिटिश रूल है ना, ये हम इंडियंस के वजह से ही सरवाइव कर पा रही है। अगर हम ब्रिटिशर्स से कॉपरेट करना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाएगा और खुद ब खुद स्वराज आ जाएगा, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। अब हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहला था सरेंडर ऑफ टाइटल्स, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लोगों को टाइटल्स दे रखा है उसे सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरा था बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियन लोगों को जॉब्स दे रखे हैं, चाहे वो कोर्ट में हो गया, सिविल सर्विस में हो गया, पुलिस में हो गया, जुडिशियरी में हो गया, इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स को लोगों को छोड़ना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेती है तो हम सभी इंडियंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से सीधा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उतर आएंगे। और ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी नेक्स्ट लेवल था। इसके बारे में भी हम आगे में पढ़ेंगे, अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में जो कांग्रेस होती है ना, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती है और इसके दो रीजंस थे, अच्छे से याद रखना, एग्जाम्स में भी आते हैं। पहला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करना था, मतलब कि वो इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले सकते थे, लेकिन कांग्रेस को इलेक्शन में पार्ट लेना था, जो कि नवंबर 1920 में होने वाला था। कांग्रेस के अकॉर्डिंग अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी कर पाएंगे, इसलिए वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग नहीं लेना चाहते थे। दूसरा रीजन था, उनके अकॉर्डिंग ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, ये आगे चल के वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब काफी खून खराबा होगा। तो यही दो रीजंस है जिसके कारण कांग्रेस स्टार्टिंग में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वैसे अगर एग्जाम्स में 3 पॉइंट लिखने आया तो एक और पॉइंट याद कर लो, वो ये था कि कांग्रेस के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुड्स और इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट करके कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, लोगों के जॉब्स चले जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में चल के नागपुर सेशन में 1920 के दिसंबर में जो कांग्रेस होती है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अलग अलग तरह के लोग इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मिडिल क्लास लोग, पीजेंट्स, ट्राइबल पीपल, प्लांटेशन वर्कर्स वगैरह वगैरह। हालांकि ये सारे पॉइंट्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से नोट्स बनाते जाओ। आई होप सो अभी तक कि तुम्हारे सारे नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे। वैसे हाँ, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। हालांकि हैंड रिटन नोट्स ही बनाओ तभी अच्छे से याद होगा। तो हम जानेंगे कि कैसे सोसाइटी के अलग अलग क्लास के लोग, जैसे मिडिल क्लास, प्लांटेशन वर्कर, पीजेंट्स और ट्राइबल पीपल ने कैसे इस मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया। पहले जानते हैं मिडिल क्लास के बारे में। तो जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी वो ज्यादातर शहरों में रहती थी और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स ने सारे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल और कॉलेजेस जाना छोड़ दिया। लाखों टीचर्स और लॉयर्स ने अपना जॉब भी छोड़ दिया। काउंसिल इलेक्शंस को भी बाइकआउट किया गया मद्रास रीजन को छोड़ के, क्योंकि वहां के ब्राह्मणों को ऐसा लगता था कि काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके हम पावर गेन कर सकते हैं और अपनी आजादी की डिमांड कर सकते हैं। फॉरेन गुड्स को भी बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप्स को तोड़फोड़ दिया गया और काफी अमाउंट में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए क्लोथ्स को भी जला दिया गया। जो इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे वो भी ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड करना बंद कर दिए। जब लोगों ने ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए कपड़ों को पहनना छोड़ दिया तो हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काफी बढ़ावा हुआ। मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया पर इन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ये लोग ज्यादा देर तक मूवमेंट में नहीं रह पाए। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया कि ब्रिटिशर्स के क्लोथ्स को बाइकआउट कर दिया गया था, तो इंडियंस में जो खादी मेड क्लोथ्स होते थे वो काफी महंगे होते थे, तो मिडिल क्लास लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। उसी तरह जब लोगों ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट करना शुरू कर दिया तो उसके बदले में इंडियन इंस्टीट्यूशन भी हमारे पास होने चाहिए थे, जो कि उस समय मौजूद नहीं थे, जो हमारे काम में बहुत परेशानियां डाल रहे थे। इन सब परेशानियों को झेलने के बाद सारे स्टूडेंट्स वापस अपने कॉलेज और स्कूल जाने लगे और लॉयर्स और टीचर्स ने भी वापस अपना काम शुरू कर दिया। अब बात करते हैं पीजेंट्स के स्ट्रगल के बारे में। तो पीजेंट्स के ग्रुप को बाबा रामचंद्र के द्वारा लीड किया जा रहा था अवध रीजन में। पीजेंट्स जो थे वो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार के अगेंस्ट में थे, जो बहुत ही ज्यादा टैक्स और रेंट चार्ज करते थे। पीजेंट्स को फार्म्स में काम करना पड़ता था बिना किसी पेमेंट के। तो हम जानते हैं कि आखिर पीजेंट्स के क्या क्या डिमांड्स थे। पहला, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू यानी कि टैक्सेस को कम करना। दूसरा, एबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगार यानी फ्री में काम करना। तो वर्कर्स ये भी चाहते थे कि वो जो प्लांटेशन में काम कर रहे हैं उसका उन्हें पैसा मिले। और तीसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वो चाहते थे कि लैंडलॉर्ड्स जो इतने सारे जमीन को कब्जा करके रखे हैं वो पीजेंट्स में बांट दिया जाए। और चौथा, बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो अपनी मांग को रखने के लिए आखिर पीजेंट्स ने प्रोटेस्ट कैसे किया। पहले तो उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर दिया। दूसरा, उन्होंने तालुकदार्स के ऊपर अटैक किया। तीसरा, उन्होंने मार्केट्स को लूट किया। और चौथा, औध किसान सभा बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के सेटअप किया गया। अब हम जानते हैं ट्राइबल लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज को क्लोज करके रखा हुआ था और उस फॉरेस्ट में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स थे उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था।
और ना ही उस एरिया में रह रहे ट्राइबल लोगों को उस जंगल का एक्सेस दिया जाता था ताकि वो लोग अपना लाइवलीहुड पूरा कर सके। उन्हें उस जंगल से फल तोड़ना, अपने गाय बकरी भैंस को चराने ले जाना या फिर जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना भी अलाउड नहीं था, जबकि उनका लाइफ उसी के ऊपर निर्भर था। तो ट्राइबल लोगों के प्रोटेस्ट को अल्लूरी सीताराम राजू ने लीड किया। उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर का यूज किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। उन्होंने बताया कि हमें खादी पहनना चाहिए और ड्रिंकिंग को एबॉलिश करना चाहिए क्योंकि वो एक बैड हैबिट है। पर उनका यह भी मानना था कि वायलेंस ही सिर्फ एक तरीका है जिससे इंडिया को आजादी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं प्लांटेशन वर्कर्स के स्ट्रगल्स के बारे में। तो आसाम रीजन के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो चाय के खेतों में काम करते थे, उन्हें इनक्लोज करके रखा गया था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के द्वारा ये बोला गया था कि प्लांटेशन वर्कर्स बिना परमिशन के प्लांटेशन से बाहर नहीं जा सकते और जो परमिशन उन्हें कभी दी ही नहीं जाती थी। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई तो इन प्लांटेशन वर्कर्स ने सारे रूल रेगुलेशन को छोड़ा और प्लांटेशन छोड़ के जाने लगे। वो ये मानने लगे थे कि अब गांधी राज आ चुका है और अब इंडिया तो आजाद हो ही जाएगा। पर वो प्लांटेशन छोड़ के ज्यादा दूर तक जा नहीं पाए क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण रेलवेज भी बंद थे। उन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया और उन्हें काफी टॉर्चर किया गया और मारा गया। जैसा कि हमने देखा, सोसाइटी के सभी क्लास के लोगों ने अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने में। पर यह मूवमेंट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज थे जिसके कारण ये अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे। तो अब हम जानते हैं वो आखिर कौन सा पर्टिकुलर दिन था जिसके कारण एट द एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। तो बात है 1922 की। चौरी चौरा में कुछ लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर यह प्रोटेस्ट बहुत ही जल्दी वायलेंट हो गया जब प्रोटेस्टर्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच में क्लैश हुआ। इस न्यूज को सुनने के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका था। गांधी जी का ये मानना था कि किसी भी मास स्ट्रगल को स्टार्ट करने से पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेसिकली लोग ट्रेंड होने चाहिए, वरना कोई भी मूवमेंट ज्यादा वक्त तक नहीं टिके। और यही वो गलती थी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस लीडर्स थे वो अब मास स्ट्रगल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे और वो इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते थे। वो प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर घुसकर बदलाव लाना चाहते थे। वैसे ये जो प्रोविंशियल काउंसिल था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेटअप किया गया था। कांग्रेस लीडर्स का ये मानना था कि वो ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज तो कर सकते हैं लेकिन काउंसिल के अंदर रहकर भी, और वो इलेक्शन जीतकर ये दिखा सकते हैं कि इनकी ये जो काउंसिल है ना ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। इसलिए सीआर दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अंदर रहकर ही एक स्वराज पार्टी को फॉर्म करते हैं और वापस से काउंसिल पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो यंग लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे, वो मास एजिटेशन और फुल इंडिपेंडेंस में यकीन रखते थे। मतलब इनका ये मानना था कि इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई किसी भी काउंसिल में घुसने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे डायरेक्टली लड़ाई लड़कर पूरे इंडिया को आजाद करवाने की जरूरत है। इन शॉर्ट ये ब्रिटिशर्स को पूरे इंडिया से भगाना चाहते थे। अब हम दो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल देता है। सबसे पहला था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, और 1930 आते आते जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस होते हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाते हैं। मतलब अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कोई भी प्राइस नहीं होती है, वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। इससे क्या होता है, किसानों को बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा होता है, उल्टा वो नुकसान में चले जाते हैं। अब जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, वो अपनी चीजों को बेच भी नहीं पा रहे थे और उन्हें ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं हो रहा था, मतलब ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे थे। और इसी कारण से जो एग्रीकल्चर गुड्स के जो डिमांड्स थे ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं एंड एक्सपोर्ट्स भी बिल्कुल रुक जाते हैं। ये था पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर होता है साइमन कमीशन। तो देखो साइमन कमीशन क्या था। तो उस टाइम पे जो इंडियंस थे ना वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव चाहते थे। इसलिए उस टाइम पे जो नई ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है जिसका नाम टॉरी गवर्नमेंट था, वो एक इंसान जिसका नाम सर जॉन साइमन था उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने को। इसलिए जो सर जॉन साइमन होता है वो एक कमीशन फॉर्म करता है, बेसिकली कुछ लोगों का एक ग्रुप फॉर्म करता है जो लोग इंडिया जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस को सजेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इस कमीशन में टोटल 7 लोग थे और सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे। और ये देखकर जो इंडियंस होते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं कि भाई तुम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने आ रहे हो और तुम्हारी टीम में एक भी इंडियन नहीं है, मतलब एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं है। और इसके बाद जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया आती है उनका स्वागत होता है साइमन गो बैक साइमन के नारे लगाकर। और ये जो गो बैक साइमन के नारे लग रहे थे इसके पीछे कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। मतलब जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी थी वो इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं।
हैं। ये देखकर उस टाइम के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वॉइसरॉय थे, जिनका नाम लॉर्ड इरविन है, वो अक्टूबर 1929 में इंडिया को 2 ऑफर देते हैं। पहला था या तो डोमिनियन स्टेटस का, जिसमें इंडियंस इंडिया को रूल तो कर पाएंगे लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही रहेंगे, और दूसरा ऑफर था एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें की जाएगी। वैसे इस ऑफर से कांग्रेस लीडर्स बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, और स्पेशली जो रेडिकल्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। मतलब उन्हें नाम की इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए जिनमें वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे, उन्हें पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का नामो निशान ना हो। और फिर वो 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे घोषित करते हैं। लेकिन 26 जनवरी को जो सेलिब्रेशन होता है ना, इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब ये जो दिन था, ये ज्यादा लोगों की अटेंशन अपनी तरफ नहीं खींचता है। इसलिए महात्मा गांधी एक ऐसे रास्ता की तलाश में निकल जाते हैं जिससे वो इंडिया के ज्यादातर लोगों को इस मोमेंट के साथ जोड़ पाएंगे, ताकि इंडिया की इंडिपेंडेंस में सभी लोग पार्टिसिपेट करें। और ये चीज हम अगली टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स मेंशन किए। इनमें से कुछ डिमांड जनरल इंटरेस्ट के थे और कुछ डिमांड कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के लोगों के द्वारा रखे गए थे। और इन्हीं 11 डिमांड्स में से एक डिमांड ये भी था कि ब्रिटिश राज के टाइम पे जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था उसे भी हटा दिया जाए। सॉल्ट तो एक जनरल कंजम्पशन वाली चीज है जो कि हर व्यक्ति यूज करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना बहुत ही ऑप्रेसिव होता है। और गांधी जी ने जो लेटर भेजा था वो एक अल्टीमेटम था ब्रिटिश रूल को। अगर उन डिमांड्स को नहीं सुना जाता तो महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर देते। और एज एक्सपेक्टेड वाइसरॉय इरविन ने उस लेटर को सीरियसली नहीं लिया और महात्मा गांधी जी के साथ नेगोशिएट नहीं किया। तो महात्मा गांधी ने शुरुआत किया सिविल डिसओबीडियंस का, और इसमें फर्स्ट स्टेप था सॉल्ट मार्च का। और इसी तरह से महात्मा गांधी ने शुरुआत किया दांडी मार्च का। इस मार्च का शुरुआत हुआ साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में है, और 240 माइल्स कवर करने के बाद महात्मा गांधी और उनके सपोर्टर्स पहुंचे दांडी, जो कि एक कोस्टल एरिया है, और वहां पे सॉल्ट बनाया जाता है। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जब दांडी पहुंचे तो उन्होंने सी वाटर से सॉल्ट बनाकर ब्रिटिश लॉज को वायोलेट करते हुए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत किया। और ये सब देखने के बाद देश के और भी लोग मोटिवेट हुए और उन्होंने भी सॉल्ट लॉज को ब्रेक किया और सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने प्रोटेस्ट किया। और जैसे जैसे ये मूवमेंट बड़ा होते गया, लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को भी बॉयकॉट किया और लिकर शॉप्स को भी तोड़फोड़ दिया। पीजेंट्स ने रेवेन्यू टैक्सेस और चौकीदारी टैक्सेस देने से इनकार किया। बहुत से विलेज के ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया और बहुत से जगह पर फॉरेस्ट लॉज को भी वायोलेट किया गया। एंड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। हालांकि इस मूवमेंट का शुरुआत तो काफी अच्छा हुआ था, पर ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और बहुत ही जल्द महात्मा गांधी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद करना पड़ा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मूवमेंट के शुरू होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसी कारण बहुत से जगहों पे कॉमन लोगों और ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच वायलेंस देखने को मिला। अब्दुल गफार खान नाम के एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के डिसाइपल थे। जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो बहुत से लोगों का भीड़ पेशावर नाम के एक जगह पे जमा हो गया और वो लोग बहुत ही गुस्से में थे और बहुत ही ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी बीच ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उस भीड़ के ऊपर फायरिंग कर दिया, जिसके कारण बहुत से लोगों का डेथ हो गया। और कुछ ही महीनों बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। और इसी के रिएक्शन में सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश बिल्डिंग्स जैसे कि पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स और ऐसी सारी जगह जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे और ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे, वैसे जगह पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। और इस तरह का सिचुएशन देखते हुए महात्मा गांधी ने फाइनली डिसाइड किया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देना चाहिए। और 5 मई 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक पैक्ट साइन किया गया, जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस पैक्ट के अनुसार महात्मा गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री किया था और इसी कारण से महात्मा गांधी लंदन गए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया और महात्मा गांधी को डिसअपॉइंट होकर वापस आना पड़ा। और वापस आकर के उन्होंने देखा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस से रिप्रेशन चालू कर दिया है और गफार खान और जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में डाल दिया गया है। और इसी बीच कांग्रेस को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और उन्हें कोई भी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं करने दिया जा रहा था। महात्मा गांधी ने दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। तो ये भी सिर्फ 1 साल चला और फाइनली 1934 में एंड हो गया। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कैसे सोसाइटी के अलग अलग क्लास के लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दिया उस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में। तो रिच पीजेंट्स की जो कम्युनिटी थी, वो लोग मोस्टली गुजरात के पाटीदार थे और उत्तर प्रदेश के जाट्स थे और इन्होंने बहुत ही एक्टिवली मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था।
इनके ऊपर ट्रेड डिप्रेशन और क्रॉप्स की घटती हुई दामों का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ और गवर्नमेंट को रिवेन्यू पे करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा था। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवेन्यू को कम नहीं किया तो रिच पीजेंट्स ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जब शुरुआत में गांधी जी ने मूवमेंट को बंद किया था 1931 में, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे और मूवमेंट के रिस्टार्ट होने पर इन्होंने ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हम बात कर लेते हैं पुअर पीजेंट्स की। पुअर टेनेंट्स के पास बहुत ही छोटे छोटे लैंड हुआ करते थे या बहुत के पास लैंड नहीं भी हुआ करते थे और बहुत से लोग लैंडलॉर्ड से लैंड को रेंट पर लेकर के उस पे खेती किया करते थे और इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण और इनका भी इनकम बहुत कम हो गया था, जिसके कारण इनके लिए रेंट पे कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था और ये चाहते थे कि इनका रेंट माफ कर दिया जाए। और ये लोग कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लोगों के साथ मिल करके उनके मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इन पुअर पीजेंट्स को कांग्रेस की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि कांग्रेस रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को ज्यादा सपोर्ट करती थी। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस क्लास की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया था और वो लोग बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल बन गए थे और वो लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, पर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के कारण वो लोग अपना बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहे थे और इसी कारण से उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। फॉरेन गुड्स जो इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहे थे उनके कारण इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का लॉस हो रहा था, तो ये भी एक कारण था जिनके कारण वो लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। उन्होंने द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया 1920 में और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन हुआ 1927 में। उस समय के पावरफुल और प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा जो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला। जब इनिशियली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था तो उस समय उन लोगों ने फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया था और इन्होंने इंपोर्टेड गुड्स को भी सेल करने से इनकार कर दिया था। गांधी जी के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद इन लोगों ने भी अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया और ये लोग मूवमेंट के बाहर चले गए। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के बारे में। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस मूवमेंट में इंडिया के कुछ रीजन्स को छोड़ के, जैसे कि नागपुर। इन्होंने गांधी जी के द्वारा बताए गए रूल्स को फॉलो किया और इन्होंने भी इंपोर्टेड गुड्स को बाइकआउट किया और लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और 1930 और 1932 में रेलवे वर्कर्स और डॉक वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था और 1930 में छोटा नागपुर के रीजन में जो माइनिंग वर्कर्स थे उन्होंने भी गांधी कैप्स को पहनकर अपना सपोर्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दिखाया था। अब हम बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स के रोल की और ये जानेंगे कि कैसे वुमेन्स ने भी इस मूवमेंट में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। महात्मा गांधी के सॉल्ट मार्च के समय बहुत सी वुमेन्स अपने घर के बाहर निकली थी महात्मा गांधी के भाषण को सुनने के लिए। इन्होंने भी प्रोटेस्ट मार्च किया, सॉल्ट लॉ को बाइकआउट करके सॉल्ट बनाया और फॉरेन क्लोथ्स और लिकर शॉप्स को भी बाइकआउट किया। और अर्बन एरियाज की वुमेन्स भी जो कि हाई क्लास फैमिली से आती थी उन्हें भी ऐसा महसूस हो गया था कि उन्हें नेशन के फ्रीडम के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। महात्मा गांधी का ये मानना था कि वुमेन्स की भी ड्यूटी है कि वो एक अच्छी मदर और एक अच्छी वाइफ के जैसे अपना घर का देखभाल करे। कांग्रेस ने भी बहुत लंबे समय तक अपनी पार्टी में किसी वुमेन्स को इंक्लूड नहीं किया था, पर आगे चल के उन्हें भी रियलाइज हुआ कि वुमेन भी फ्रीडम मूवमेंट में उनकी हेल्प कर सकती है और उन्होंने वुमेन्स को भी अपने पार्टी में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की कि वो कौन कौन से कारण थे जिनके कारण मूवमेंट को बंद करना पड़ गया। सबसे पहला पॉइंट है कि कांग्रेस ने दलित्स और लोअर कास्ट को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो अपर क्लास हिंदूज को प्लीज करना चाहते थे, जिसके कारण दलित्स और लोअर क्लास लोगों का मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण कम लोग पार्टिसिपेट कर पाए मूवमेंट में। और चूंकि कांग्रेस उस समय पे खुद को हिंदूज के साथ ज्यादा एसोसिएट करती थी तो उन्हें मुस्लिम्स का भी सपोर्ट नहीं मिला, तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी बहुत ही ज्यादा कम था। मुस्लिम पार्टिसिपेशन कम होने का एक कारण और था कि मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी मुस्लिम लीडर्स को सेंट्रल असेंबली में सीट नहीं दिया गया, उसके कारण भी मुस्लिम लोग ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं शो किए। 1931 में जब मूवमेंट को बंद कर दिया गया था तो रिच पीजेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि रेवेन्यू रेट्स को कम नहीं किया गया था और जब मूवमेंट रिस्टार्ट हुआ तो उन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। और कांग्रेस के रिलेशंस इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास लोगों के साथ अच्छे नहीं थे, इस कारण इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के लोगों ने भी बहुत ही कम पार्टिसिपेशन शो किया और यही 5 कारण बने लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखो हमने 5 पॉइंट में जाना कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी क्यों फेल हो गया और इसका जो सबसे पहला रीजन था वो ये था कि जो कांग्रेस थी वो हाई क्लास हिंदूज को सपोर्ट कर रही थी और इसलिए कांग्रेस दलित्स को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन गांधी जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे, वो खुलकर दलित्स को सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी का ये मानना था कि जो दलित्स होते हैं ना वो हरिजन होते हैं, मतलब भगवान के बच्चे होते हैं
इसलिए वो दलित्स को भी खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी का ये भी मानना था कि उन्हें किसी भी हालत में ये अनटचेबिलिटी वाला जो सिस्टम है ना, इसे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी अगर खत्म नहीं हुई तो हमें कभी भी स्वराज नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो BR अम्बेडकर थे वो भी दलित्स को बहुत ज्यादा फेवर करते थे, और उस टाइम पे दलित्स की एक डिमांड बहुत ज्यादा चल रही थी। वो डिमांड ये थी कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, और इसलिए BR अम्बेडकर जी ने दलित्स के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी बनाया था, वो भी 1930 में। लेकिन गांधी जी को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भले ही गांधी जी दलित्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट देने वाला आइडिया उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। गांधी जी का ये मानना था कि हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। गांधी जी के अकॉर्डिंग किसी को भी उसके कास्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट इलेक्टोरेट देना बिल्कुल भी सही बात नहीं था। देखो इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे दिमाग लगाती, फूट डालो राज करो वाली नीति तुमने सुना ही होगा। यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो BR अम्बेडकर जी के इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब जो दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात थी ना, उसे एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पे गांधी जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और फिर वो फास्ट स्टार्ट कर देते हैं, वो भी अप टू डेथ तक का। मतलब वो तब तक भूखे रहेंगे जब तक वो मर नहीं जाते या फिर उनकी डिमांड को पूरी नहीं की जाती। गांधी जी का ये मानना था कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देना हमारे इंडिया कंट्री के इंटीग्रेशन को स्लो डाउन कर देगा। मतलब हम एक होना चाहते हैं, ना कि अलग होना चाहते हैं। हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। देखो जो अम्बेडकर जी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस फूट डालो राज करो वाली नीति में नहीं फंसते। वो फाइनली गांधी जी की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सभी लोग गांधी जी की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। फिर इसके बाद एक पूना पैक्ट साइन होता है। इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट दिया जाता है प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और इनको इलेक्ट किया जाएगा वोटिंग के द्वारा। इनको जनरल इलेक्टोरेट वोट करके चुनते थे। और ये जो पूना पैक्ट था वो सितंबर 1932 में साइन किया जाता है। ये पूना पैक्ट ही रीजन है जिसकी वजह से आज भी इंडिया में ST SCs वगैरह लोगों को आज भी रिजर्वेशन दिया जाता है। होप से तुम्हें पूना पैक्ट वाला टॉपिक, मतलब जो दलित्स वाला टॉपिक था, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ने वाले हमारे अगले टॉपिक को, जो कि है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। मतलब इंडिया में लोगों के अंदर उस टाइम पे अपनापन वाला जो भाव होता है ना, वो कैसे आता है। मतलब लोग कैसे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसको हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया के सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, और सभी के सभी लोग ब्रिटिशर्स से आजादी चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे। बेसिकली ये जो स्ट्रगल था ना, ये लोगों के अंदर यूनिटी की फीलिंग को जिंदा करती है। दूसरा पॉइंट होता है कल्चरल प्रोसेस। टाइम पे इंडिया के लोग ये समझने लगे थे कि उनके लिए ये जो कल्चर है ना, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया के फोक लोर्स, फोक स्टोरी, फोक सॉन्ग्स, रीजनल लैंग्वेज, ये सबका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये कुछ वजह थे जिनकी वजह से जो इंडियंस होते हैं ना, उनके अंदर कल्चर की भावना जागती है और वो सब यूनाइट होते हैं। तीसरा रीजन था विजुअल्स के वजह से, मतलब फिगर्स के वजह से। जैसे उस टाइम पे जो इंडियंस थे ना, वो इंडिया को भारत माता मानने लगे थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते थे। उनकी जो फीलिंग्स थी अपने इंडिया को लेकर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। वैसे भारत माता की जो सबसे पहली इमेज है ना, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। इसके अलावा इन्होंने 1870s में एक सॉन्ग भी लिखा था जिसका नाम था वंदे मातरम, जो हम अभी भी गाया करते हैं। वैसे बाद में चलकर रविंद्रनाथ टैगोर भी भारत माता की एक इमेज बनाते हैं, एंड वो पिछले वाले से भी बेटर होती है, क्योंकि उसमें हमारी भारत माता काफी काल्म और डिवोशनल दिखाई दे रही थी। और तुम्हारा आखिरी और 5वां पॉइंट है फ्लैग। इंडिया का जो फ्लैग था ना, उसके वजह से भी इंडियंस के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स डेवलप होती है। मतलब अपनापन डेवलप होता है कि हम सभी इंडियंस एक समान है। वैसे एक और पॉइंट है, इसे भी याद कर लो। अगर तुम इन 5 पॉइंट्स में से कुछ भी भूलते हो तो ये पॉइंट लिख देना। और ये पॉइंट है हमारी हिस्ट्री। हमारी पूरी इंडिया की हिस्ट्री एक थी, और ये जो हम इंडियन सेम हिस्ट्री शेयर करते थे, इसके वजह से भी हमारे अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स डेवलप होती है। मतलब अपनापन डेवलप होता है। और ये जो हिस्ट्री है ना, ये हम आर्ट के फॉर्म में मंदिर मस्जिदों में भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ उस वक्त भी काफी सारे बुक्स में हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में गिवन था। आई होप से तुम्हें ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये खत्म होता है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर को। वैसे तुम लोग को इस वीडियो का लेंथ बहुत ही छोटा दिख रहा होगा, एंड तुम लोग सोच रहे होगे आखिर ये चैप्टर इतना छोटा है क्या। वैसे मेरी एक्स भी कभी कभी ऐसा ही कुछ बोलती थी। खैर ये चैप्टर छोटा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया है। तो एक्चुअली में हमें बस 3 ही टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, दूसरा है फूड ट्रेवल्स लाइक स्पैगेटी एंड पोटैटो, एंड तीसरा है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। ये चैप्टर हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना चाहता है कि आखिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक चीजें कैसे पहुंची। मतलब सपोज अगर इंडिया में सबसे पहली बार आलू की सब्जी बनी होगी, तो वो पूरे दुनिया तक कैसे पहुंची।
मतलब अलग अलग कंट्रीज में आलू की सब्जी बनना कैसे स्टार्ट हुई। तो यही चीज तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। मतलब एक चीज एक कंट्री से मल्टीपल कंट्रीज तक कैसे पहुंची। तो देखो एंशिएंट टाइम से जो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे, ये सब ट्रैवल किया करते थे। ये लोग बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस जाया करते थे नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। तो देखो ये लोग बस ऐसे ही तो ट्रैवल नहीं करते होंगे, ये लोग अपने साथ काफी सारे आइडियाज, स्किल्स, रिलीजियस नॉलेज, मनी, इन्वेंशंस, ये सब के साथ ट्रैवल करते होंगे और ये सारी चीजों के बारे में दूसरे जगह पे शेयर भी करते होंगे। साथ ही साथ ये लोग जर्म्स और डिजीजेस भी कैरी करते होंगे। मतलब मान लेते हैं कि सबसे पहली बार चिकन पॉक्स किसी एक कंट्री में फैला होगा, तो उस कंट्री से दूसरे कंट्री वो कैसे पहुंचा होगा। या फिर अगर हम अभी के एग्जांपल ले लेते हैं, जो कोविड आया था वो सबसे पहली बार चाइना में आया था, तो ऑफ कोर्स किसी वजह से वो इंडिया आया होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जर्म्स और डिजीजेस भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही फैलती है। खैर ये तो था ओवरऑल चैप्टर के बारे में। अब हम लोग टॉपिक में आते हैं जहां से तुम्हारे एग्जाम्स में मेन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग सिल्क रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सिल्क रूट से बहुत सारी चीजों को ले जाया जाता था, लेकिन फिर भी इस रूट का नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि इस रूट से जो मेजर चीज ले जाया जाता था ना, वो था वेस्ट बॉर्न चाइनीज सिल्क कार्गोज। तुम स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे। इन शॉर्ट तुम इतना समझो कि इस रूट से जो मेन चीज ले जाया जाता था वो था चाइनीज सिल्क, इसलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ा। ये रूट एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका को कनेक्ट करता था। वैसे सिल्क रूट का जो मेन एग्जिस्टेंस था वो 15th सेंचुरी से पहले था। अब हम लोग जल्दी से 4 पॉइंट में समझते हैं कि इस रूट से मेन चीजें क्या क्या थी जिन्हें ले जाया जाता था। तुम लोग इन्हीं 3 पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में 3 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। तो सबसे पहला और जो बेसिक चीज है वो है चाइनीज सिल्क और पॉटरी, जो इस रूट से ले जाया जाता था फ्रॉम चाइना टू ऑल द अदर कंट्रीज। दूसरा चीज है गोल्ड एंड सिल्वर, जो एशियन मार्केट से इंडियन मार्केट में ले जाया जाता था इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तीसरा चीज है रिलीजन्स, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म वगैरह वगैरह। ये जो रिलीजियस नॉलेज है, रिलीजियस टेक्स्ट बुक है और जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, ये भी सिल्क रूट के माध्यम से ही फैला था। और चौथा और आखिरी पॉइंट है टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, जो कि मेनली इंडिया और साउथ एशिया से दूसरी कंट्रीज में फैला था। तुम्हें तो पता ही होगा कि इंडिया स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। इंडिया में कितने टाइप ऑफ स्पाइसेस उगते हैं और हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने खानों में अलग अलग तरह के स्पाइसेस का यूज करते हैं, और इंडिया जैसा चटपटा खाना तुम्हें बाहर मिलेगा भी नहीं। तो हाँ, वो भी सिल्क रूट के जरिए ही इंडिया और साउथ एशिया से दूसरे कंट्रीज तक पहुंचा था। अब सुधांशु भैया आके तुम्हें आगे के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो पिछले टॉपिक में तुम लोगों ने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा, जिसमें तुम लोगों ने पढ़ा कि गुड्स और बाकी सारे प्रोडक्ट्स कैसे ट्रैवल करते थे। अगला टॉपिक जिसे हमें पढ़ना है उसका नाम है फूड ट्रैवल्स। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग टाइप के फूड्स और क्रॉप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल किए, जिसमें मोस्टली हम पोटैटो और स्पेगेटी के बारे में पढ़ेंगे। तो नूडल्स जो था वो चाइना में बनाया जाता था, और जब यूरोपियन ट्रैवलर्स ने चाइना ट्रैवल किया और वहां पे देखा कि नूडल्स बनाया जाता है, तो उन्होंने नूडल्स के आइडिया को यूरोप में इंप्लीमेंट किया, और यूरोप में आकर के वो नूडल्स स्पेगेटी बन गया। मतलब नूडल्स और स्पेगेटी ऑलमोस्ट सेम तरह की चीजें होती हैं, बस नाम अलग अलग है। और आज के टाइम पे यूज होने वाली जो बहुत ही इसेंशियल क्रॉप्स हैं, जैसे कि पोटैटो, चिली, टोमेटो, मेज, सोया, ये सारी चीजें पहले इंडिया और यूरोप में नहीं पाई जाती थी। ये सारी चीजों को इंडिया और यूरोप में तब इंट्रोड्यूस किया जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, और ये सारी चीजों की खेती अमेरिका में की जाती थी। और इन चीजों की खेती को जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा तो उन चीजों को अपने कंट्री में लेकर के आए, और धीरे धीरे करके ये सारे क्रॉप्स यूरोप और इंडिया में फैले। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो इंडिया की तलाश में निकले थे, और वो इंडिया को ढूंढना चाहते थे, और वो एक्सीडेंटली अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया। इसलिए जो नेटिव अमेरिकन थे, यानी कि जो एक्चुअल अमेरिका में रहने वाले लोग थे, जो उस टाइम पे अमेरिकन आइलैंड पे रहते थे, उन्हें रेड इंडियंस या फिर अमेरिकन इंडियंस भी बोला जाता है। और इसी तरह से अरब ट्रेडर्स ने पास्ता को डिस्कवर किया जब वो लोग यूरोप ट्रैवल किए, और वो लोग इटली के सिसिली शहर में गए, और वहां पे उन्होंने देखा कि पास्ता कैसे बनाया जाता है, और पास्ता के आइडिया को अपने कंट्री में लेकर के आए, और वहां से पास्ता पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। और जो आयरलैंड के पुअर पीजेंट्स थे, उन्हें पोटैटो इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि वो लोग पोटैटो के एडिक्ट हो गए थे। मतलब तुम ये सोच सकते हो कि एक टाइम पे पोटैटो पूरे यूरोप में पाया भी नहीं जाता था, और एक समय ऐसा आया कि वहां के लोग पोटैटो के एडिक्ट हो चुके थे। और जब डिजीजेस स्प्रेड होना चालू हुए और पोटैटो के क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होने लगे, तो जो आयरलैंड के पुअर पीजेंट्स थे वो स्टारवेशन से, यानी कि भूखमरी के कारण मरने लगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिजीजेस एंड ट्रेड्स। तो 16th सेंचुरी में यूरोपियंस ने सी रूट्स डिस्कवर किया, और उन्होंने सी रूट्स के थ्रू एशिया और अमेरिका के साथ
ट्रेड रिलेशंस बनाए और अमेरिका और एशिया में अपने कॉलोनीज भी सेटअप किए। तो अमेरिका जो था वो मिनरल्स और रिसोर्सेज में बहुत ही रिच था और साथ ही साथ वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स भी उगाए जाते थे। तो यूरोप ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया, उन्होंने वहां से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना चालू किए और इसी कारण यूरोप का डेवलपमेंट भी चालू हुआ। और साथ ही साथ अमेरिका में प्रीसियस मेटल्स जैसे कि सिल्वर भी पाए जाते थे और आज के टाइम पे जो मेक्सिको और पेरू रीजन है, उन्हीं एरिया में मोस्टली रिसोर्सेज पाए जाते थे और यूरोपियंस ने अमेरिकन आइलैंड से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना चालू किए और साथ ही साथ एशिया के साथ भी अपना अच्छा संबंध बनाया और अमेरिका से एक्सट्रैक्ट किए हुए रिसोर्सेज से ही उन्होंने अपने एशिया के साथ रिलेशंस को फाइनेंस किया। मतलब अमेरिका का पैसा को यूज करके वो लोग एशियन कंट्रीज में ट्रैवल करते थे और वहां भी कॉलोनीज सेटअप करते थे। और साथ ही साथ एक मिथिकल सिटी था। मिथिकल सिटी मतलब ऐसा सिटी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब उस टाइम पे ऐसी कहानियां चलती थी कि कोई ऐसा सिटी एग्जिस्ट करता है जो पूरा गोल्ड का बना हुआ है और वहां पे बहुत सारे गोल्ड पाए जाते हैं और उस सिटी का नाम था एल डोराडो। और उस सिटी को ढूंढने के लिए भी यूरोपियंस ने बहुत पैसा खर्चा किया। एल डोराडो का नाम तुम लोगों ने केजीएफ मूवी में जरूर सुना होगा। और साथ ही साथ पोर्तुगीज और स्पेनिश लोगों ने अमेरिका के ऊपर कब्जा करना चालू किया और उन्होंने ये कब्जा किसी गन और वायलेंस के थ्रू नहीं किया। उन्होंने बहुत एक स्मार्ट तरीका अपनाया और उन्होंने पूरे अमेरिका में स्मॉल पॉक्स नाम के डिजीज को फैला दिया। क्योंकि यूरोप में स्मॉल पॉक्स बहुत ही पहले से फैला हुआ था, इसलिए यूरोप के लोग जो थे वो लोग स्मॉल पॉक्स से काफी ज्यादा इम्यून हो चुके थे और उनके पास साथ ही साथ मेडिसिन और स्मॉल पॉक्स का क्योर भी आ चुका था। पर अमेरिका एक आइसोलेटेड आइलैंड हुआ करता था। जब यूरोपियंस ने उन्हें डिस्कवर किया तो उन्हें समझ में आ गया था कि ये लोग स्मॉल पॉक्स से इम्यून नहीं है और उन्होंने पूरे अमेरिका में स्मॉल पॉक्स डिजीज को फैला दिया। उसके कारण जो नेटिव अमेरिकन लोग थे वो लोग मरने लगे और धीरे धीरे इन पोर्तुगीज और स्पेनिश लोगों ने पूरे अमेरिका पे कब्जा कर लिया। जब 19वीं सेंचुरी में यूरोप में गरीबी और भुखमरी बढ़ रही थी, लोग रिलीजियस कारण से आपस में लड़ रहे थे और मर रहे थे, यूरोप के सिटीज बहुत ही ज्यादा क्राउडेड हो गए थे, तो यूरोपियन लोग जो थे वो लोग अमेरिका शिफ्ट होने लगे और उन्होंने अमेरिका को डेवलप करना चालू किया। और अमेरिका का डेवलपमेंट कौन करता था? वो लोग मजदूर वगैरह कहां से लाते थे? तो यूरोपियंस अफ्रीकन लोगों को स्लेव बना लेते थे और उन्हें अमेरिका लाते थे और उनसे प्लांटेशंस में काम करवाते थे और वो मोस्टली कॉटन और शुगर के प्लांटेशंस में काम करते थे। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अमेरिका के डेवलपमेंट के पीछे का काला राज क्या है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। तो तुम लोग मुझे बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि प्रिंट होता क्या है, या फिर तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि आज के टाइम में जो हम प्रिंटेड लिटरेचर देखते हैं या जो प्रिंटेड बुक्स देखते हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? या फिर क्या तुम्हें पता है कि ये जो प्रिंट लिटरेचर है ना, ये कैसे हमें हेल्प किया है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को डेवलप करने में? तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि ये जो प्रिंट है ना, ये कैसे एशिया, यूरोप और इंडिया में आया। तो फिक्र मत करो, आज के इस चैप्टर में हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स के बारे में जानते हैं, यानी कि आज से बहुत 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 पहले कौन सा बुक को प्रिंट किया गया था और उसे कैसे प्रिंट किया गया था। अब देखो, जो सबसे पहला बुक प्रिंट किया गया था इसके बारे में तो कोई भी पता नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ, उस टाइम पे बुक्स कहाँ और कैसे प्रिंट किया जाता था इस बारे में हम जान सकते हैं। तो देखो, आज से बहुत समय पहले चाइना, जापान और कोरिया में हैंड प्रिंटिंग के मदद से प्रिंट किया जाता था, यानी कि हाथों से बुक को प्रिंट किया जाता था। और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा हार्ड होता था, क्योंकि आज के टाइम में तो मशीन है, एक बार में हम 100, 200, 300 बुक्स तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वही इंसान जब हाथों से बुक को प्रिंट कर रहा है तो उसे एक बुक को प्रिंट करने में काफी हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। पता है, 594 AD के बाद चाइना में जो बुक्स है उन्हें रबर पेपर में प्रिंट किया जाता था। तुम लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे कि कैसे इंक वुड ब्लॉक के अगेंस्ट रबर पेपर को रख के प्रिंटिंग किया जाता था। ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता था जिसमें चाइनीज बुक को फोल्ड और स्विच किया जाता था साइड बाय साइड, जिससे बहुत ही एक्यूरेसी से बुक्स को डुप्लीकेट किया जाता था। यानी कि जब एक बुक प्रिंट हो गया तो उसको डुप्लीकेट करने के लिए, यानी कि उसी बुक जैसा और बुक्स बनाने के लिए वो लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते थे। और ये काम करने के लिए बहुत ही स्किल्ड क्राफ्टमैन की जरूरत होती थी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली कैलीग्राफी को परफॉर्म करते थे। तो चलो, हमने ये तो जान लिया कि बहुत पहले जो बुक्स को प्रिंट किया जाता था उन्हें कैसे प्रिंट किया जाता था और कहां प्रिंट किया जाता था। लेकिन अब हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये प्रिंट कल्चर पूरे दुनिया तक फैलना स्टार्ट हुआ। तो तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन इसका मेन रीजन है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि चाइना में कंडक्ट कराया जाता था। तो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए प्रिंट कल्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इस एग्जामिनेशन की जो टेक्स्ट बुक थे ना, उन्हें प्रिंट करवाया जाता था अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इंपीरियल स्टेट। और 16th सेंचुरी आते आते जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे ना, वो और भी ज्यादा बढ़ते चले गए, जिसके कारण जो प्रिंट वॉल्यूम था ना, वो भी और भी ज्यादा बढ़ते चला गया। अब ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो प्रिंट करना भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रिंट की जरूरत होगी। तो इसी तरह से प्रिंट कल्चर को बूस्ट मिला।
लेकिन अब 17वीं सेंचुरी आते आते जो प्रिंट कल्चर था ना वो बस स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं रहा, यानी कि जो प्रिंट कल्चर था ना वो और भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया और भी ज्यादा बढ़ते चला गया। अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स और स्कॉलर ऑफिशियल तक सीमित नहीं था, बल्कि जो मर्चेंट्स थे और जो ट्रेडर्स थे ना वो भी प्रिंट कल्चर को अपने डेली लाइफ में यूज करने लगे, अपना अकाउंटिंग यानी कि खाता मेंटेन करने के लिए। और तो और 17वीं सेंचुरी में ही जो रीडिंग था ना वो एक लीजर एक्टिविटी बन गया, मतलब लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने लगा और इसलिए पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, लिटरेचर मास्टरपीस और रोमांटिक प्लेस टाइप के बहुत सारे बुक बहुत अमाउंट में बिकने लगे और लोग इन्हें पढ़ के एंजॉय करने लगे। थर्ड पॉइंट, बहुत सारी अमीर औरतें इन बुक्स को पढ़ना भी स्टार्ट कर दी और तो और बहुत सारी रिच वुमेन्स अपनी खुद की पोएट्री और प्लेस को भी लिखना स्टार्ट कर दी। फोर्थ पॉइंट, स्कॉलर ऑफिशियल्स की जो वाइफ थी ना उन्होंने भी अपने लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। इन 4 चेंजेस को याद रखना जो 17वीं सेंचुरी में आया था, तो एग्जाम में आ सकता है। अब देखो वो तो था 17वीं सेंचुरी का बात, अब हम लोग जान लेते हैं कि 19वीं सेंचुरी आते आते प्रिंट कल्चर का क्या हुआ। देखो अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो चाइना था ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था इस प्रिंट कल्चर का, क्योंकि चाइना में ही प्रिंट कल्चर बहुत हाई अमाउंट में बढ़ना स्टार्ट हुआ था। इसलिए 19वीं सेंचुरी आते आते जैसे जो वेस्टर्न पावर्स है ना वो चाइना में आए, उन्होंने हैंड प्रिंटिंग को मैकेनिकल प्रिंटिंग में कन्वर्ट कर दिया और चाइना में एक जगह है जिसका नाम है संघाई, वो प्रिंट कल्चर का एक न्यू हब बन गया। तो यहाँ तक तुम्हें ज्योति भैया ने ये बताया कि प्रिंटिंग का शुरुआत किस तरह से हुआ था, पहले बुक्स किस तरह से प्रिंट किए गए थे और किन किन जगहों पे प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रिंटिंग कल्चर जापान में कैसे आया, यानी कि जापान में प्रिंटिंग का शुरुआत कैसे हुआ। तो सबसे पहले जापान में प्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन तब हुआ जब चाइना के कुछ बुद्धिस्ट मिशनरी जापान आए और उन्होंने 768 एडी से 770 एडी के बीच में हैंड प्रिंटिंग को जापान में इंट्रोड्यूस करवाया। और अभी जापान में सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक का जो रिकॉर्ड है हमारे पास, उसके हिसाब से जापान का पहला प्रिंटेड बुक जो था उसका नाम था द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, जो कि 868 एडी में प्रिंट हुआ था। जिस बुक के अंदर 6 शीट्स थे जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था और साथ ही साथ उसमें कुछ वुड कट इलस्ट्रेशंस भी थे, यानी कि वुड के ऊपर कार्व करके कुछ डिजाइन्स या फिर इमेजेस बनाए गए थे और उसके अंदर जो इमेजेस थे वो टेक्सटाइल के ऊपर प्रिंट किए गए थे, यानी कि कपड़े के ऊपर इमेजेस को प्रिंट किया गया था। और उस समय प्लेइंग कार्ड्स यानी कि ताश के पत्तों को बनाने में और साथ ही साथ करेंसी नोट्स को बनाने में भी प्रिंटिंग का यूज किया जाने लगा था। और 19वीं सेंचुरी में जापान का जो अर्बन रीजन था, यानी कि टोक्यो जो कि जापान का आज कैपिटल है, वहां पे जो लोगों का ग्रुप होता था वो लोग अक्सर अपने कल्चर को, अपने पेंटिंग्स को, वहां के आर्टिस्ट और वहां के जो टी हाउस गैदरिंग्स होते थे, यानी कि लोग जब आपस में मीटिंग वगैरह करते थे, इन सारी चीजों को पेंटिंग के थ्रू वहां के लोग डिपिक्ट करना चालू कर दिए। कुछ इस तरह से जापान में प्रिंट कल्चर एस्टैब्लिश हुआ। तो ये था जापान का स्टोरी। अब हम लोग देखते हैं कि यूरोप में किस तरह से प्रिंट कल्चर फैला। तो जैसा कि तुम्हें पता है, सबसे पहले पेपर चाइना में बनाया जाता था, फिर वो जो चाइनीज पेपर था वो यूरोप किस तरह पहुंचा, तो वो पहुंचा सिल्क रूट के थ्रू। और उस पेपर के यूरोप पहुंचने के बाद से ही यूरोप में मैन्युस्क्रिप्ट्स बनना चालू हुए। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते थे, तो बेसिकली जो चाइना से पेपर आता था यूरोप में, उसके ऊपर कुछ भी जो टेक्स्ट लिखा जाता था या कोई भी इंफॉर्मेशन पेपर के ऊपर लिखा जाता था हाथ से स्क्राइब का यूज करके, तो उसी चीज को मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता था। तो उस समय पे यूरोप में मार्को पोलो नाम के एक एक्सप्लोरर हुआ करते थे। बेसिकली वो वर्ल्ड ट्रैवल करते थे और अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया करते थे। तो वो 1925 में चाइना विजिट करने के बाद इटली वापस आते हैं और वहां से वो अपने साथ किस चीज का नॉलेज लेके आते हैं, वो है वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का। और इस तरह से इटली में भी बुक्स प्रोड्यूस होने लगे वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज करके। और कुछ समय बाद ये जो वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक था ये धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैलने लगा। पर यूरोप में प्रिंटिंग के आने के बाद भी जो बुक्स का लग्जरी एडिशन हुआ करता था उसे हैंड रिटन ही लिखा जाता था, यानी कि हाथ से ही लिखा जाता था। और ऐसे लग्जरी एडिशंस को उस समय पे वेलम बोला जाता था। पर ये जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे ये डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि उस समय बुक्स का डिमांड काफी ज्यादा होने लगा था और हाथ से लिख के ज्यादा बुक प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो काफी एक्सपेंसिव होते थे और टाइम टेकिंग भी होता था उन्हें बनाना। और इसी कारण से उस समय पे वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग काफी पॉपुलर होने लगा। और 15वीं सेंचुरी के बाद से तो बुक का डिमांड इतना ज्यादा हाई हो गया था कि हर जगह पे वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का ही यूज किया जाने लगा था बुक्स को प्रिंट करने के लिए। और सिर्फ बुक्स ही नहीं, चाहे वो टेक्सटाइल्स के ऊपर यानी कि कपड़ों के ऊपर प्रिंट करना हो, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर प्रिंट करना हो या फिर रिलीजियस पिक्चर्स को प्रिंट करना हो, अब हर जगह वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज हो रहा था। अब डिमांड इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि अब वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग भी उस समय के नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि अब हम और कम दाम में और ज्यादा स्पीड से ज्यादा क्वांटिटी में चीजों को प्रिंट कर पाए। और हमें ब्रेक थ्रू तब मिला जब स्ट्रासबर्ग जर्मनी में जोहान गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया। और प्रिंटिंग प्रेस का पहली बार डेवलपमेंट 1430 में हुआ था। तो अब हमें गुटेनबर्ग और उनके प्रिंटिंग प्रेस की स्टोरी को पढ़ना है, यानी कि गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को कैसे इन्वेंट किया, उसका प्रोसेस क्या था, इस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो गुटेनबर्ग थे वो एक मर्चेंट के बेटे थे
और उनका ज्यादातर बचपन फार्म के फील्ड्स में ही गुजरा था और वो अपने फार्म में अक्सर ऑलिव और वाइन प्रेस को देखा करते थे, यानी कि जिस प्रेस का यूज करके ऑलिव में से ऑयल निकाला जाता है या फिर वाइन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस चीज को वो हमेशा से देखते आ रहे थे। और जब वो बड़े हुए तब वो स्टोन पॉलिशिंग किया करते थे और वो एक गोल्ड स्मिथ बन गए, यानी कि वो सोने के जेवर वगैरह पॉलिश किया करते थे। तो जो प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया था वो गुटेनबर्ग को ऑलिव प्रेस के थ्रू ही आया था और वो ऑलिव प्रेस से इंस्पायर होकर प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट करते। और प्रिंटिंग प्रेस में क्या करते थे, वो मेटल के थ्रू जो अल्फाबेट्स होते थे उनका मोल्ड बनाया करते थे। मतलब वो बेसिकली मेटल का यूज करके ए शेप में अल्फाबेट को कट करते थे, बी शेप में कट करते थे, ऐसे करके वो सारे शेप के मोल्ड बनाए और फिर उस मोल्ड के ऊपर जब इंक को लगाकर प्रेस किया जाता था तो वो पेपर के ऊपर छप जाता था। तो इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था। और 1448 तक आते आते गुटेनबर्ग ने अपने इस प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन को बिल्कुल परफेक्ट कर लिया था, यानी कि उनका प्रिंटिंग प्रेस अब बिल्कुल अच्छे से काम करता। और इनके इन्वेंट किए हुए इस प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करते हुए पहला बुक जो छपा था वो था एक बाइबल, और इस बाइबल के टोटल 180 कॉपी छापे गए थे और ये 180 कॉपीज बनाने में टोटल 3 साल का वक्त लगा था। और उस जमाने के हिसाब से यह काफी फास्ट भी हुआ करता था, मतलब कि 3 साल में 180 कॉपीज बनाना काफी फास्ट प्रोसेस माना जाता था उस समय पे। जैसा कि मैंने बताया कि उनके प्रिंटिंग प्रेस में मोल्ड्स बनाए जाते थे अल्फाबेट्स के, तो वो मोल्ड्स अब लेड के बनाए जाने लगे थे। और इन मोल्ड्स में कुछ कुछ वेरिएशन भी आते थे, जैसे कि उसमें कुछ डिजाइन बना दिया गया अल्फाबेट के अलावा, उसमें स्पेस दे दिया गया छोटा छोटा, उसमें स्पेस दे दिया गया थोड़े थोड़े जगह पे, ताकि जो प्रिंटिंग वो थोड़ा सुंदर दिखे और अलग अलग डिजाइन में प्रिंट किया जा सके। और जो बुक खरीदने वाला व्यक्ति होता था वो बहुत बार चूज कर सकता था कि उसे किस टाइप का डिजाइन चाहिए बुक के ऊपर और किस टाइप का इलिस्ट्रेशन चाहिए। और इस प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद लगभग 100 साल के पीरियड में, यानी कि 1450 से लेके 1550 के इस बीच में यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किए गए। जो जर्मनी के प्रिंटर्स थे वो यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में जाया करते थे और वहां पे प्रिंटिंग प्रेसेस को सेटअप किया करते। और प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद से ही बुक प्रिंटिंग का कल्चर काफी ज्यादा बढ़ा और जो बुक्स प्रिंट होने का जो इंटेंसिटी था वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। तुम बुक प्रिंटिंग के ग्रोथ को इस तरह से देख सकते हो कि 15th सेंचुरी में लगभग 20 मिलियन कॉपीज ऑफ बुक्स बनाए गए थे, वहीं 16th सेंचुरी में 200 मिलियन कॉपीज ऑफ बुक्स को प्रिंट किया गया था। तो ये था तुम्हारा स्टोरी प्रिंटिंग प्रेस का, कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कैसे हुआ और उससे बुक प्रिंटिंग में रिवॉल्यूशन कैसे आया। तो चलो अब जानते हैं कि जब पूरी दुनिया हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ शिफ्ट हुई तो दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहला चीज, प्रिंटिंग के कारण जो बुक की कॉस्ट थी ना वो कम हो गई। दूसरा इम्पैक्ट, बुक को प्रोड्यूस करने में जो टाइम और लेबर रखता था ना वो भी अब कम हो गया। तीसरा इम्पैक्ट, अब बुक बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था, इसलिए बहुत ही ज्यादा कॉपीज मतलब मल्टीपल कॉपीज को बहुत ही इजीली मार्केट में प्रोड्यूस किया जा सकता था, यानी कि मल्टीपल कॉपीज को मार्केट में बेचा जा सकता था और इससे रीडिंग कल्चर भी बढ़ा। चौथा इम्पैक्ट, अब जो बुक्स थी ना वो वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचा, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों के पास जो नॉलेज है ना उसे रैली, फॉकटेल्स और बैलेट्स के फॉर्म में फैलाया जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली पहले के टाइम में मैकेनिकल प्रिंटिंग तो आया नहीं था और बस हैंड प्रिंटिंग के मदद से ज्यादा बुक तो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तुम्हें सुधांशु भैया ने बताया ही होगा कि बाइबल के 180 कॉपीज को प्रिंट करने में हैंड प्रिंटिंग के मदद से 3 साल लग गए थे और इसे भी उस टाइम पे फास्ट प्रिंटिंग कहा जाता था। इसलिए जैसे ही मैकेनिकल प्रिंटिंग आया, ये जो बुक्स थे ना ये बहुत ही ज्यादा वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंच गया। पांचवा पॉइंट, बहुत सारे बुक्स में पिक्चर्स भी बने हुए रहते थे। ये जो प्रिंटिंग थी ना ये अब पिक्चर्स भी बना पाती थी। इसके कारण क्या हुआ, जो इलिटरेट थे, जो पढ़ नहीं पाते थे, वो भी पिक्चर देखकर बुक को समझ पाते थे। और ये जो पिक्चर वाले बुक्स थे ना ये अब इलिटरेट भी पढ़ पाते थे, इसलिए इसे विलेज और टाउन में बहुत ज्यादा मात्रा में सोल्ड किया गया, मतलब बेचा गया। और इन प्रिंटेड बुक्स को विलेज और टाउन में बहुत ज्यादा यूज किया गया। इवन कि विलेज और टाउन में लोगों को बुला बुला के वहां पे गाना गाया जाता था और इन बुक्स के स्टोरीज को पढ़ के सुनाया जाता था। छठा और आखिरी इंपैक्ट ये पड़ा कि इन बुक्स के कारण गैदरिंग कम नहीं हुई, बल्कि गैदरिंग और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि नॉलेज रैली और बहुत सारे गैदरिंग में इन बुक्स के टेक्स्ट को पढ़ के सुनाया और समझाया जाता था। अब हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि प्रिंट के कारण रिलीजियस डिबेट्स कैसे शुरू हो गया और प्रिंट के कारण लोग डरने क्यों लगे। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि पहले के टाइम में बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाकर रखते थे, या इन शॉर्ट में कह सकता हूँ बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करके रखते थे। लेकिन जैसे ही प्रिंट कल्चर पूरे दुनिया तक फैलने लगा तो इसके कारण जो ऐसे लोग थे जो दूसरों को बेवकूफ बना के या मैनिपुलेट करके रखते थे उनके लिए प्रॉब्लम आने लगा।
और रिलीजियस डिबेट भी शुरू हो गया। चलो इन्हें पॉइंट्स में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला रीजन, अब बुक बहुत ही इजीली अवेलेबल था और कोई भी खरीद सकता था, तो बहुत सारे लोगों को ये डर लगने लगा कि बुक के कारण लोगों का माइंड परिवर्तन होगा, माइंड चेंज होगा, जिसके कारण उनके बिहेवियर में भी चेंज हो सकता है। ये था पहला डर। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। ये भी डर फैलने लगा कि अगर प्रिंट को कंट्रोल नहीं किया गया तो लोगों के मन में रिबेलियस और इररिलीजियस थॉट्स उत्पन्न होने लगेंगे, यानी कि जो लोग हैं ना वो अब इररिलीजियस हो जाएंगे, लोग भगवान को मानना बंद कर देंगे। तीसरा पॉइंट, जो बहुत पुराने वैल्यूएबल लिटरेचर्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि अब प्रिंट बहुत ही इजीली पूरी दुनिया तक फैल रहा है, तो जो रेयर लिटरेचर्स हैं उनकी अब क्या ही वैल्यू रहेगी। तो हमने 3 पॉइंट में समझा कि कैसे फियर ऑफ प्रिंट पूरी दुनिया तक फैल रहा था और ये क्या क्या था। अब हम लोग एक इंसान के बारे में जानेंगे जिनका नाम था मार्टिन लूथर, जो कि एक अमेरिकन रिलीजियस रिफॉर्मर थे और 1517 में इन्होंने 95 थीसिस ऑफ बुक प्रोड्यूस करा और 1517 में इन्होंने 95 थीसिस लिखा और इन सारी थीसिस में ये क्रिटिसाइज कर रहे थे प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। और ये सारी 95 थीसिस में ये क्रिटिसाइज कर रहे थे प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च को। हमारे जो मार्टिन लूथर थे ना वो अपने पॉइंट्स को लेके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने अपने बुक को एक चर्च के डोर पे जाके रख दिया और वो चर्च था विटनबर्ग में। और मार्टिन लूथर ने चैलेंज किया चर्च के लोगों को उनके साथ आकर डिबेट करने के लिए। इसलिए उस टाइम पे मार्टिन लूथर बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगे और उनकी जो बुक्स है ना वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में सेल होने लगी और इसी के कारण प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया, यानी कि एक ऐसा मोमेंट जिसमें कैथोलिक चर्च के रिचुअल्स को चेंज किया जाए। और ये रिफॉर्मेशन सबसे पहले रोम के अंदर से स्टार्ट हुआ। पता है यहाँ पे मार्टिन लूथर का एक लाइन है, इसे जरूर से याद कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में 1 नंबर का आ सकता है। ध्यान से स्क्रीन में देखना, अभी लिखा हुआ आएगा, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन एज इट हेल्प्स टू स्प्रेड आइडिया। यानी कि प्रिंटिंग जो है ना वो भगवान का दिया हुआ वरदान है, क्योंकि प्रिंट के जरिए ही हम अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखो उस टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करता था, तो प्रिंट ही एक जरिया था जिसके माध्यम से तुम अपने आइडियाज को लार्जर ऑडियंस तक भेज सकते हो, नहीं तो तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं रहता था। अब ऑब्वियसली तुम गैदरिंग इकट्ठा करके अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हो, लेकिन उससे तुम कितना ही शेयर कर लोगे। लेकिन प्रिंटिंग के मदद से तुम अपने नॉलेज को पूरी दुनिया में सेल कर सकते हो, यानी कि अपने नॉलेज को पूरी दुनिया में स्प्रेड कर सकते हो। अब हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रिंट एंड डाइसेंट। देखो डाइसेंट का मतलब तुम लोग कह सकते हो डिसएग्री करना। अब जरूरी तो नहीं है कि जो तुम पढ़ रहे हो उससे तुम एग्री ही करो, हो सकता है ना तुम उससे डिसएग्री भी कर सकते हो। तो इस टॉपिक पे हम वही पढ़ेंगे। देखो अब जो मैकेनिकल प्रिंटिंग थी ना वो और भी ज्यादा एडवांस हो गई थी। अब मशीन्स के जरिए और भी जल्दी प्रिंट किया जा सकता था, जिसके कारण लोगों की जो लाइफ थी ना वो ट्रांसफॉर्म होने लगी, क्योंकि नॉलेज बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गया था। अब कोई भी नॉलेज गेन कर सकता था। अब ऐसा नहीं है कि नॉलेज गेन करने के लिए तुम्हें स्कूल जाना जरूरी है। अब कोई भी घर बैठे बैठे नॉलेज गेन कर सकता था। तो देखो क्या होता है, 16वीं सेंचुरी में मोनोचियो नाम का एक आदमी था जो कि एक मिलर था। मिलर यानी कि जो कॉर्न के खेत में काम करता है। तो मोनोचियो ने भी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो एक दिन वो बाइबल पढ़ता है और उसमें टॉपिक था मैसेज ऑफ गॉड एंड क्रिएशन। और इस टॉपिक को पढ़कर जो मोनोचियो था ना वो एकदम डिसएग्री कर जाता है। उसे लगता है कि ये क्या फालतू बकवास लिख दिया है। इसलिए जो मोनोचियो होता है ना वो सेम मैसेज को दोबारा से खुद से लिखता है और उसे रिप्रिंट करके बेचना स्टार्ट कर देता है। ये चीज देखकर जो रोमन कैथोलिक चर्च था ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रोमन कैथोलिक चर्च को समझ में आ जाता है कि उन्हें प्रिंटिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आए दिन कोई भी उनके अगेंस्ट कुछ भी बोलकर चला जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो लोगों के मन में जो रिलीजियस थॉट्स बची हुई है ना वो भी खत्म हो जाएगी और लोग भगवान को मानना बंद कर देंगे। इसलिए जो रोमन कैथोलिक चर्च है ना वो इस चीज को सीरियसली लेते हैं और पब्लिशर्स और बुक सेलर्स के ऊपर कुछ प्रोविजन डाल देते हैं, यानी कि अब कोई भी कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता था और ना ही कोई भी कुछ भी बेच सकता था। और इसलिए अब ऐसे आइडियाज को वो सप्रेस करने लगे जो उनके रिलीजियस थॉट्स के अगेंस्ट है। और इसी कारण से मोनोचियो को 2 बार जेल हुआ और एट द एंड उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि मोनोचियो को सजा मिला और उसमें उसे मार दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो रीडिंग कल्चर है ना वो 17th और 18th सेंचुरी में पूरे दुनिया में फैला और क्या क्या चेंजेस आए। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें पूरे 9 पॉइंट्स में बताने वाला हूँ और ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट अनइम्पॉर्टेंट है। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में इन्हीं कोई एक पॉइंट से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए ध्यान से सारे पॉइंट्स को सुनना। तो देखो हमारा टॉपिक है द रीडिंग मानिया, जिसमें हम पढ़ेंगे कि 17th और 18th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए।
तो सबसे पहला चेंज ये था कि स्कूल्स में और विलेजेस में चर्च को सेटअप किया जाने लगा ताकि बच्चों को रिलीजियस चीजें पढ़ाया जा सके और बच्चे बड़े होके इररिलीजियस ना हो जाए। दूसरा, 18th सेंचुरी के एंड आते आते जो लिटरेसी रेट था ना वो 60 से 80% तक बढ़ गया, यानी कि अब 60 to 80% ऑफ लोग एडुकेटेड थे। थर्ड, पीजेंट्स और आर्टिशियंस भी अब एडुकेट होने लगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसान है या छोटा मोटा काम करता है तो वो अब एडुकेट नहीं हो सकता है, वो लोग भी एजुकेशन हासिल करने लगे, यानी कि वो भी अब बुक्स को पढ़ने लगे। चौथा, जो बुक सेलर्स थे ना वो पैडलर को एम्प्लॉय करने लगे। तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि पैडलर क्या होता है, तो पैडलर ऐसे लोग होते हैं जो घूम घूम कर सामान को बेचते हैं। तो जो बुक सेलर्स थे ना वो पैडलर को एम्प्लॉय करने लगे ताकि वो घूम घूम कर बुक को बेच सके। पांचवा पॉइंट, इंग्लैंड में तो पेनी चेक बुक्स को भी बेचा जाने लगा जिसका वैल्यू 1 पेनी था, ताकि जो गरीब लोग हैं ना वो लोग भी इजिली बुक को खरीद सके। छठा पॉइंट, बाइलोथुक्यू ब्लूज को भी बेचा जाने लगा। अब आई नो यहाँ पे मेरा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन तुम लोग स्पेलिंग को इजिली यहाँ से देख सकते हो। तुम्हारे मन में होगा कि ये बाइलोथुक्यू ब्लूज होते क्या हैं? तो ये लो प्राइस्ड और चीप क्वालिटी के बुक्स होते हैं जिनके पेजेस थोड़े ब्लू ब्लू कलर के हो जाते हैं। तुमने आज के टाइम में भी वो सस्ते बुक्स देखे होंगे ना जिनके पेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होते हैं, तुम वैसा ही कुछ समझ सकते हो। और बाइलोथुक्यू ब्लूज को बेचने का मकसद भी यही था कि ये गरीब लोगों तक पहुंच सके और वो लोग भी एडुकेट हो सके। सातवां पॉइंट आता है कि लोग रोमांटिक बुक्स को भी पढ़ने लगे। ये यूजुअली 4 से 6 पेजेस के होते थे और इसमें कुछ हिस्ट्रीज के बारे में बताया जाता था जो पुरानी टाइम की होती थी। आठवां पॉइंट कि न्यूज़पेपर और जर्नल्स भी बहुत ही लार्ज मात्रा में बिकना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण वार्स और ट्रेड के लेटेस्ट न्यूज इजिली लोगों तक पहुंचने लगे। और फिर नौवां और आखिरी पॉइंट, आइजैक न्यूटन जैसे लोग भी अपने डिस्कवरीज को पब्लिश करने लगे, जिसके कारण बहुत सारे रीडर्स इन्फ्लुएंस हुए ताकि वो लोग भी साइंस को आगे बढ़ा सके और वो लोग भी साइंस में इंटरेस्ट लेने लगे, जिसके कारण आगे चल के बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। और देखो, साइंटिस्ट जैसे कि आइजैक न्यूटन ही नहीं बल्कि बहुत सारे थिंकर्स जैसे कि थॉमस पेन, वोल्टेयर और जीन जैक रूसो जैसे लोग भी अपने थॉट्स को प्रिंटेड रूप में लोगों तक पहुंचाने लगे। बहुत से लोगों का ये मानना था कि बुक्स के आ जाने से अब जो क्रूएल लीडर्स थे, जो टायरनी थी, वो अब दुनिया से खत्म हो जाएगा और डेमोक्रेसी आएगा और अब वैसे लोग वर्ल्ड पे रूल करेंगे जिनके पास नॉलेज होगा, यानी कि जो लोग बुक पढ़ते होंगे वैसे लोग अब वर्ल्ड के ऊपर रूल करेंगे और ऐसे इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो फ्रांस में 18th सेंचुरी में लाउजी सेबेस्टियन मर्सियर नाम के एक नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने एक बात बोला था, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल सीप डेस्पोटिज्म अवे। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हमारे वर्ल्ड में जो जितने भी क्रूएल लोग हैं, जो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ऐसे लोगों का रूल प्रिंटिंग प्रेस के जरिए खत्म हो सकता है। इनके नोवेल के हिसाब से जो हीरोज हैं वो रीडिंग के जरिए बनते हैं, यानी कि लोग जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वो समाज के लिए अच्छा चाहते हैं, तो इस तरह से रीडिंग करके समाज में अच्छे लोग आते हैं। और प्रिंट कल्चर एक ऐसा पावर है जो लोगों को एनलाइटमेंट करता है, यानी कि लोगों को नॉलेज देता है और जितने भी क्रूएल और अत्याचार करने वाले लोग हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। मर्सियर ने एक और बात बोली, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि अब अत्याचार करने वाले क्रूएल लोगों को अब डरना चाहिए राइटर्स से, जो कि उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें हमें ये पढ़ना है प्रिंट कल्चर के आ जाने से फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा और प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कैसे प्रोमोट भी किया। तो एक स्टेटमेंट है कि प्रिंट कल्चर जो है ना उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कंडीशंस को क्रिएट किया, मतलब कि प्रिंट कल्चर के आने से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आया। अगर प्रिंट कल्चर नहीं आया हुआ होता तो शायद फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कभी नहीं होता। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके हम आर्ग्यूमेंट्स को देख लेते हैं। तो प्रिंट कल्चर के आने के बाद से ही लोग एनलाइट हो रहे थे, मतलब कि लोगों के पास नॉलेज आ रहा था और बहुत से लोग उस समय के ट्रेडिशन, उस समय के कल्चर, उस समय सोसाइटी में जिस तरह की भी अच्छी बुरी चीज़ें होती थी उस पर अपना क्रिटिकल ओपिनियन देते थे। चाहे उस समय का कोई भी सुपरस्टिशन या फिर उस समय के राजा महाराजाओं का क्रूअल रूल हो, हर चीज़ के ऊपर लोग कमेंट करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, अपना ओपिनियन रख पाते थे। और उस समय चल रही समाज में सारी अच्छी बुरी चीज़ों को रैशनली जज किया जाता था। राजा महाराजा या कोई भी लीडर कोई बात अगर स्प्रेड करना चाहता है, कोई रूमर स्प्रेड करना चाहता है, तो ये चीज़ थोड़ा मुश्किल हो गया था। और राइटिंग के थ्रू जो राइटर्स थे वो उस समय के चर्च के ऊपर अटैक करते थे, उस समय के रूलर्स और एम्परर्स के ऊपर अटैक करते थे। अगर वो लोग कोई भी बुरे चीज़ करते थे तो उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था बुक्स में, राइटिंग्स के थ्रू। उस समय का जो सोशल ऑर्डर था, जो चर्च और क्लर्जिकल लोग थे, उन्हें अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता था। और सोसाइटी में जो ऑर्डर बना हुआ था कि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये सारी चीज़ों को भी हटाने का मांग किया जाता था। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण लोग ज़्यादा अब अवेयर होते जा रहे थे अपने सोसाइटी के बारे में।
दूसरा स्टेटमेंट ये है कि प्रिंट के आ जाने के बाद अब लोग ज़्यादा डिबेट और डायलॉग कर रहे थे, मतलब लोगों के बीच अब ज़्यादा डिस्कशन हो रहे थे सोसाइटी के मैटर्स को लेके। प्रिंट कल्चर के आ जाने के बाद किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई नया रिफॉर्म आता था या कोई नया लॉ आता था तो उसे डिस्कस किया जाता था, उसे क्रिटिसाइज किया जाता था या प्रमोट किया जाता था, उसके बारे में डिस्कशन होता था समाज में, क्योंकि राइटर्स उन चीज़ों के बारे में लिखा करते थे और लोग उन्हें पढ़ के आपस में डिस्कस करते थे। और प्रिंट के कारण ही लोगों का जो पहले से धारणा बना हुआ था कि हमारे रूलर होंगे, वो हमें रूल करेंगे, तो ये सारी जो बिलीफ थी ना, अब ये भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा था। लोग इन चीज़ों को क्वेश्चन करने लगे थे, लोगों के अंदर अब क्रिटिकल थिंकिंग आने लगी थी। और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण लोगों के अंदर सोशल रिवॉल्यूशन का भी आइडिया आया कि अब हमें समाज में बदलाव की ज़रूरत है। और 1780s में बहुत सारे ऐसे लिटरेचर और ऐसे राइटिंग्स आ रहे थे जो उस समय के रॉयल्टी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। रॉयल्टी यानी उस समय के जो राजा महाराजा जो रॉयल लोग होते थे उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा था और उनके मोरालिटी को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, यानी कि वो समाज के लिए अच्छा चाहते भी है या नहीं, या सिर्फ वो अपना फायदा देखना चाहते हैं, इस चीज़ को अब पॉइंट आउट किया जाने लगा था। पहले लोगों को जो बोला जाता था अब मान लेते थे, लेकिन प्रिंट कल्चर के आ जाने के बाद जब से बुक्स वगैरह लिखने लगे गए थे, जब से राइटिंग्स वगैरह आने लगे थे, लोग हर चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे, हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे थे, चाहे वो एम्प्रेस की मोरालिटी ही क्यों ना हो। कार्टून्स के जरिए, टेक्स्ट के जरिए लोगों तक अब ये बात पहुंचाई जा रही थी कि जहां एम्परर और रूलर्स लोग अपना लाइफ को बहुत ही इंजॉय करते हैं, वहीं जो कॉमन लोग हैं उन्हें दब के रहना पड़ता है, उन्हें अपने डेली लाइफ में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती, वो अपने जीवन को अच्छे से जी भी नहीं पाते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण लोग मोनार्की को क्वेश्चन करने लगे। लोगों को ऐसा अब रियलाइज़ होने लगा था कि अब हमें किसी रूलर के अंदर, किसी एम्परर के अंडर रहने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रिंट कल्चर था, यानी कि बुक्स प्रिंट का जो कल्चर था, राइटिंग्स का जो कल्चर था, इन सब चीज़ों के कारण लोगों में अवेयरनेस आ रही थी। और जब लोग अवेयर होते हैं तभी वो किसी चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उस चीज़ पे वो सवाल उठाते हैं। अगर लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं होगा तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है। और प्रिंट कल्चर के आने के बाद लोग अवेयर होने लगे थे अपने लाइफ को लेकर के, अपने सोसाइटी में उनका क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज़ को लेकर के, और इसी के कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रिंटिंग में और आगे क्या क्या इनोवेशंस हुए। तो मिड 19th सेंचुरी में फर्दर इम बो नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस का इनोवेशन किया था। और ये जो प्रेस था ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट था, और इस प्रेस का यूज करके एक घंटे में 8000 शीट्स प्रिंट किए जा सकते थे। और ये प्रेस काफी यूजफुल था न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करने के लिए। और फिर आगे चल के ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ जो कि 6 डिफरेंट अलग अलग कलर्स के प्रिंट एक साथ कर सकता था। पेपर फिटिंग मेथड इंप्रूव हो गया, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स इंप्रूव हो गए, ऑटोमेटिक पेपर व्हील्स, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ कलर, ये सारी चीजें अब प्रिंटिंग में इंट्रोड्यूस होने लगी। 1930 के ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय जो पब्लिशर्स थे उन्हें डर था कि उनका बुक का सेलिंग कम हो जाएगा, यानी कि उनके कम किताबें बिकेंगी, तो वो सस्ते पेपर बैक एडिशंस बेचने लगे अपनी किताबों। देखो, हमने पूरे दुनिया जमाने के बारे में बात कर ही लिया, तो अब हम लोग इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग ये जान लेते हैं कि इंडिया में कैसे प्रिंट कल्चर आया, और जब प्रिंट कल्चर नहीं आया था तब क्या इंडिया में रिटन टेक्स्ट बुक नहीं हुआ करते थे, और अगर उस टाइम पे रिटन टेक्स्ट बुक हुआ करते थे तो वो कैसे हुआ करते थे। तो देखो, जब इंडिया में प्रिंट कल्चर नहीं आया था उससे पहले इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करते थे, और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करते थे ना, ये संस्कृत, अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज में अवेलेबल थे। देखो, और भी कुछ लैंग्वेजेस में अवेलेबल थे, लेकिन मेनली यही 3 लैंग्वेज थी, संस्कृत, अरेबियन एंड पर्शियन। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ना, इन्हें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुली पाम लीफ और हैंडमेड पेपर में बनाया जाता था, और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को 2 वुडन कवर के बीच में रखा जाता था। जैसे आज के जो बुक्स होते हैं ना, उनके जो कवर होते हैं वो भी काइंड ऑफ पेपर के ही होते हैं या कूट के होते हैं। उस टाइम पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के कवर हुआ करते थे वो लकड़ी के होते थे, वुड के होते थे, और उन्हें अच्छे से साथ में बनाए रखने के लिए अच्छे से सिला जाता था, या फिर एक और अल्टरनेट मेथड था जिसमें उसे अच्छे से प्रेस डाउन किया जाता था, ताकि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है और जो वुडन कवर है ना, वो आस में चिपके रहे और मैन्युस्क्रिप्ट्स खोए ना। देखो, उस टाइम पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी ना, उनके कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। जैसे कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे। अब ऑब्वियस सी बात है, हाथों से बनाया गया एक मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने में महीनों लग जाते होंगे, तो ये महंगे तो होंगे ही, और साथ में ये फ्रेगाइल भी थे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इन बुक्स को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि तुम कहीं पे भी खोल के पढ़ना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पेजेस खोने का डर रहता था, फटने का डर रहता था, और इवन वो जो वुडन कवर्स है ना, उनका भी निकलने का डर रहता था। तो इसलिए उन्हें बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता था और पढ़ना पड़ता था। तो पहला पॉइंट यही था कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे ये एक्सपेंसिव थे और फ्रेगाइल थे। दूसरा पॉइंट ये है कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कोई भी इजीली नहीं पढ़ सकता था, इन्हें पढ़ने के लिए बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की जरूरत हुआ करती थी, जैसे कि उस टाइम के बाबा वगैरह हो गए।
इसलिए ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी ना, इन्हें डेली लाइफ में यूज नहीं किया जाता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर प्रिंट कल्चर इंडिया में कैसे आया और कैसे फैला। तो देखो, इंडिया में जो प्रिंट कल्चर है ना, वो गोवा से फैलना स्टार्ट हुआ ड्यू टू पोर्टुगीज पीपल। तो देखो क्या होता है, 16th सेंचुरी में जो क्रिश्चियन प्रिस्ट थे ना, वो कोंकणी लैंग्वेज सीखते हैं और कोंकणी लैंग्वेज में ही बुक को प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, 1674 आते आते पूरे इंडिया में 50 बुक्स को प्रिंट किया जा चुका था। और तो और कैथोलिक प्रिस्ट ने पहला तमिल बुक को 1579 में प्रिंट किया था और पहला मलयालम बुक को 1713 में पब्लिश किया था, यानी कि प्रिंट किया था। और पता है 1718 आते आते जेम्स हॉस्टन हिक्की ने बंगाल गैजेट नाम का एक मैगजीन को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो मैगजीन था ना, ये वीकली मैगजीन था। हमारा अगला टॉपिक है रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। प्रिंटिंग के आ जाने के बाद जब बुक्स और भी ज्यादा इजीली अवेलेबल होने लगी, तो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नॉलेज पहुंच रहा था। इसी कारण से अब ज्यादा लोग पब्लिक डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर पा रहे थे, लोग अपना ओपिनियन फॉर्म कर पा रहे थे तरह तरह की चीजों पे। तो उसी तरह से रिलीजन के ऊपर भी लोगों के अपने अपने ओपिनियन फॉर्म होंगे। उसके दौरान रिलीजियस डिबेट्स हुआ करते थे, बट डिबेट्स हुआ करते थे रिलीजियस रिफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि कोई भी हिंदू ऑर्थोडॉक्स रिफॉर्म हो गया, जैसे कि विडो रिवोल्यूशन, जैसे कि सती प्रथा बोलते हैं, मोनोथिज्म, ब्राह्मणिकन प्रीस्टहुड, इस टाइप के जितने भी टॉपिक्स थे, इनके ऊपर अक्सर डिबेट्स हुआ करते थे। और ये डिबेट्स और आइडियाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए इन चीजों को अब लोकल लैंग्वेज में भी प्रिंट किया जाता था। इसी तरह के रिलीजियस रिफॉर्म पे आवाज उठाने के लिए राजा राम मोहन राय ने संबित कवनी नाम का एक बुक पब्लिश किया था 1821 में। और उनके आर्गुमेंट्स को काउंटर करने के लिए उस समय के जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, उन्होंने पब्लिश किया समाचार चंद्रिका। तो तुम देख पा रहे हो कि किस तरह से न्यूज़पेपर्स और बुक्स के जरिए लोग आपस में इनडायरेक्टली डिबेट कर रहे हैं। उस तरह से अलग अलग रिलीजन्स में, जैसे कि मुस्लिम्स में भी डिबेट्स हुआ करते थे, मुस्लिम्स के द्वारा भी कुछ बुक्स पब्लिश किया जाता था। जैसे कि एक पर्शियन न्यूज़पेपर था जमी जहान नाम और शमसूल अखबार, जो कि 1822 में पब्लिश किया जा रहा था। और इसी समय गुजराती न्यूज़पेपर भी आया जिसका नाम था द बॉम्बे समाचार। उस समय के जो मुस्लिम लीडर्स थे वो काफी ज्यादा एंशियस थे मुस्लिम डायनेस्टीज के खत्म हो जाने से। और जब कॉलोनियल रूल आया तो उन्हें ये डर था कि कहीं मुस्लिम कल्चर बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, और उन्हें ऐसा डर था कि जो कॉलोनियल रूल आएगी वो उनके मुस्लिम लॉज के अंदर छेड़खानी करेगी और कन्वर्जन को प्रमोट करेगी, यानी कि हिंदू से मुस्लिम या बाकी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे लोगों को रोकेगी। और इस चीज को काउंटर करने के लिए वो चीफ लिथोग्राफिक्स प्रेस का यूज करते थे अलग अलग चीजें पब्लिश करने के लिए। और वो क्या पब्लिश करती थी, तो उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में जो मुस्लिम लोगों के स्क्रिप्चर्स थे उन्हें वो इस तरीके से पब्लिश करती थी ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे कि 1867 में द देवबंद सेमिनारी ने हजारों फतवाज पब्लिश किए जिसमें वो इस्लामिक वैल्यूज को एक्सप्लेन किया करते, और इन उर्दू प्रिंटिंग्स का यूज करके ही पब्लिक बैटल लड़ा जाता। इसी तरह से हिंदूज में भी रामचरितमानस को भी पब्लिश किया गया, जो भी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और इसे 1810 में पब्लिश किया गया। 1880s में नवन किशोर प्रेस जो कि लखनऊ में है और श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो कि बॉम्बे में है, इन्होंने बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट पब्लिश किए जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में बने हुए थे। और इन चीजों को इलिटरेट मैन और वुमेन भी इजीली समझ पाते थे, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी चीजों को देखकर समझ लेते थे। कई लोग, बहुत से लोगों को वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि लोकली बोला जाता है, यानी कि छोटे छोटे एरियाज पे बहुत कम लोग के द्वारा वो लैंग्वेज बोला जाता है। तो वैसे वैसे लैंग्वेजेस में भी बुक को प्रिंट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो चीज समझ गया। जो लोगों को हिंदी इंग्लिश जैसे बेसिक लैंग्वेज नहीं आते हैं पर उन्हें उनका लोकल लैंग्वेज आता है, तो वो लोग भी उन चीजों को पढ़ के समझ पाए। आई होप तुम्हें वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया हो। और साथ ही साथ अब न्यूज़पेपर भी काफी ज्यादा पब्लिश होने लगे थे जो पूरे इंडिया में आइडियाज को फैलाते थे, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो रिलीजियस डिबेट्स हो, या फिर उस टाइम पे जनरल नॉलेज हो, कोई भी चीज हो, न्यूज़पेपर के जरिए उस टाइम बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता था पूरे इंडिया। तो अभी तक हम देख रहे थे कि सिर्फ बुक्स और न्यूज़पेपर ही प्रिंट किए जा रहे थे, और अब हम देखते हैं एक न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन जो कि थे नॉवेल्स। और ये जो नॉवेल्स थे वो लोगों को एक नया एक्सपीरियंस देते थे, ह्यूमन लाइफ की डाइवर्सिटी के बारे में बताते थे। नॉवेल्स के अलावा कुछ और भी अलग अलग फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, जैसे कि लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरी, एसेज ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर। ये सारी चीजें अब रीडिंग के अंदर आने लगी थी और धीरे धीरे इन चीजों में भी लोगों का इंटरेस्ट जाने लगा। और प्रिंटिंग प्रेस के जरिए इमेजेस को प्रिंट किया जाने लगा था, तो बुक्स और न्यूज़पेपर ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गए। और उस समय पे राजा रवि वर्मा जो थे वो काफी ज्यादा इमेजेस को प्रोड्यूस किया करते थे और उन्हें पब्लिश किया करते थे अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग। और अब चीफ प्रिंट्स में कैलेंडर भी आने लगे थे ताकि पुअर लोग भी उन चीजों को अफोर्ड कर पाए और अपने घर के वॉल को कैलेंडर से डेकोरेट कर पाए। 1870 आते आते अब न्यूज़पेपर में कार्टून्स भी पब्लिश होने लगे थे और ऐसे जर्नल्स पब्लिश होने लगे थे जो कि सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे आवाज उठाते थे। अब हमारा अगला टॉपिक है वुमेन्स एंड प्रिंट। तो अब हम ये देखेंगे कि वुमेन्स का प्रिंट कल्चर में क्या पार्टिसिपेशन था।
तो वुमेन्स की फीलिंग्स और लाइफ को भी अब पब्लिश किया जाने लगा। अब वुमेन्स के एजुकेशन पे जर्नल्स पब्लिश किए जाने लगे थे। तो इस चीज से अवेयरनेस स्प्रेड हो रही थी, क्योंकि उस समय पर बहुत सी फैमिलीज लिबरल नहीं थी। मतलब कि उस समय वो लोग नहीं चाहते थे कि वुमेन्स पढ़ाई बढ़ाई। उस समय के हिंदूज को लगता था कि उस समय की जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो बहुत जल्दी विधवा हो जाती है, और मुस्लिम लोगों को लगता था कि उनकी औरतें अब उर्दू रोमांसेस को पढ़ने लगेंगी और वो करप्ट हो जाएगी। हमारा जीवन, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी थी जिसे 1876 में पब्लिश किया गया था, ये राजसुंदरी देवी का पहला फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी था जो कि बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश किया गया। इसी तरह से और भी वुमेन राइटर्स थे, जैसे कि कैलाशिनी देवी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को पब्लिश किया। उन्होंने बताया कि कैसे वुमेन्स को अपने ही घर में बंदी बना के रखा जाता है, कैसे उन्हें इग्नोर किया जाता है और उन्हें डोमेस्टिक वर्क करने के लिए फोर्स किया जाता है। हिंदी प्रिंटिंग बाद में आगे चल के 1870s में फेमस होना चालू हुआ, जबकि उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी का जो प्रिंट कल्चर काफी पहले ही डेवलप हो चुका। जर्नल्स में अब ऐसे टॉपिक्स लिखे जाने लगे जैसे कि वुमेन एजुकेशन, विडो इन मैरिज और नेशनल मूवमेंट। इन सारे टॉपिक्स पे काफी सारे जर्नल्स आ रहे। और पंजाब में राम चड्ढा नाम की एक महिला थी जिन्होंने स्त्री धर्म विचार नाम का एक बुक लिखा था। 19th सेंचुरी में अब काफी सारे चीप बुक्स मार्केट में आने लगे थे, तो बुक्स इजीली अवेलेबल होने लगे थे। और 20th सेंचुरी आते आते पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ कॉमन्स होते जा रहे थे और काफी एक्सपेंड कर रहे। और 19th सेंचुरी में ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात किया जाने लगा था, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन सारे टॉपिक्स पे ओपनली बुक्स लिखे जाने लगे, जैसे कि ज्योतिबा फुले का एक बुक था गुलामगिरी, जो कि 1871 में पब्लिश किया गया था। इसमें इंजस्टिस और कास्ट सिस्टम के बारे में बात किया गया। इसी तरह से सच्ची कविताएं नाम का एक किताब था जो कि कानपुर के मिल वर्कर्स के द्वारा लिखा गया था। इसी तरह से बी आर अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी ने कास्ट के ऊपर बुक्स को लिखा था। एक और बुक का एग्जांपल लो, छोटे और बड़े का सवाल, जो कि 1838 में लिखा गया था काशीबा के द्वारा। इसमें लोअर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात किया गया। तो अब हमारा अगला टॉपिक है प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो 1798 से पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट इतना ज्यादा कंसर्न नहीं थी कि उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है या क्या छापा जा रहा है, तो वो ज्यादा सेंसरशिप लगाती नहीं थी। सबसे पहला सेंसरशिप का मेजर तब लिया गया जब अंग्रेज लोग ये उनके ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ लिखने लगे थे कि कैसे वो लोग क्रूअली इंडिया में रूल कर रहे हैं, कैसे इंडिया को डोमिनेट कर रहे हैं। तो फिर ब्रिटिशर्स के दिमाग में आया कि अब सेंसरशिप लगाना चाहिए, क्योंकि अब उनका रेपुटेशन खराब होने लगा था। उन्हें डर था कि क्रिटिसिज्म के कारण उनका जो मोनोपोली है इंडिया में ट्रेड को लेकर के वो खत्म हो सकता है। पहली बार 1820 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रूल पास किया गया, जो कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा जा सकता है, क्या प्रिंट किया जा सकता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसे कंट्रोल किया होना चाहिए। 1835 में एडिटर्स ने और जो लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करने वाले लोग थे, उन लोगों ने इस रूल के खिलाफ पिटीशन डाला कि इस रूल को हटा देना चाहिए, सेंसरशिप नहीं लगाना चाहिए। और गवर्नर जनरल बेंटिक ने रिवाइज किया लॉज को और लॉज में कुछ चेंज इन लाए, जिससे कि प्रिंटिंग और जर्नलिज्म थोड़ा और फ्री हो जाए और ज्यादा सेंसरशिप नहीं लगाया जाए। और वापस थॉमस वर्करले ने नए रूल्स बना दिए, जो कि वापस पुराने वाले फ्रीडम ऑफ प्रेस को ले आए। और रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस का एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो लोकल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर थे वो नेशनल लेवल तक पहुंच चुके थे, और जो अंग्रेज लोग थे वो चाहते थे कि अब इन पे सेंसरशिप लगाया जाए, ये न्यूज़पेपर क्या छाप रहे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसे कंट्रोल किया। इसीलिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया, जो कि आयरिश प्रेस लॉज के ऊपर बेस्ड। और अब जो गवर्नमेंट थी वो हर एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के ऊपर अपने नजर गया थी कि वो लोग क्या छापते हैं उनके अगेंस्ट। और जब ब्रिटिशर्स को लगता था कि न्यूज़पेपर में जो चीज छापा जा रहा है वो लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो लोगों को भड़का रहा है अंग्रेजों के खिलाफ या फिर अंग्रेजों के अगेंस्ट को स्प्लिट कर रहा है, तो पहले तो वो न्यूज़पेपर पब्लिशर्स को वार्न करती थी, और अगर वो फिर भी नहीं मानते थे तो उनके प्रेस को सीज कर लिया जाता था। इतने सारे रिप्रेशन के बाद भी जितने भी नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स थे वो सारे अपने प्रिंटिंग को कंटिन्यू करते रहे, और वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रिंट करते रहे, और वो हमेशा अंग्रेजों के मिसरूल और मिसकंडक्ट के अगेंस्ट छपते रहते थे। और इन्हीं न्यूज़पेपर के कारण 1807 में रिवोल्ट हुआ था, जब पंजाब के रिवॉल्यूशनरीज को डिपोर्ट कर दिया गया। और उस समय पे बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी न्यूज़पेपर में इस इंसिडेंट के बारे में बहुत इमोशनली लिखा था और अपना सिंपैथी भी दिखाया था। और इसी चीज के कारण 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया, और इसके बाद भी काफी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो हमें इस स्टोरी से क्या पता चलता है कि न्यूज़पेपर के थ्रू भी नेशनलिज्म का फीलिंग को क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि देशभक्ति की भावना को जलाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे तुम्हारा क्लास 10th का हिस्ट्री का सिलेबस खत्म होता है। आई होप तुम्हें पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से तुम्हें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के भी वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, तो उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलना। तो चलो अब तुम लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।